मीडिया में क्या दिखाया जाता है, यहाँ एक फूल बना हुआ, फूल बना होने से एक मस्जिद मंदिर थोड़ी बन जाता है। संभल मस्जिद गए, उन्होंने देखा जो भी देखा, उनके हिसाब से जो पत्थर वहाँ लगे हैं वो हिंदू। अब हिंदू पत्थर कैसे हिंदू हो जाता है? सबसे पहली बात बोली कि एएसआई ने एविडेंस बनाया है अपने आप से। उन्होंने खुदाई ही ऐसे की है कि पिलर्स अपने आप से ऐसे दिखें कि ऐसा लगे कि यहाँ मंदिर था। आइडिया है कि पता नहीं कितनी बारी सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया और दोबारा बनाया गया, ये बिल्कुल बोगस आइडिया है। सब उन्होंने मंदिरों को तोड़कर उसकी मूर्तियों को बहुत ही काल्हान की राजतरंगी ने बड़ा ही डरावना मंजर है कि उन्होंने मूर्तियों को मड में बोला कि उस पर मलमूत्र करें, 9,000, तो एक बड़ी गंदी सी डिस्क्रिप्शन है। तो मैं देखता हूँ कि इम्पोर्टेंट जगह ही है विवाद में। ताजमहल पर भी विवाद है, कुतुब मीनार पर भी विवाद है। तो इससे और ज़्यादा कई बार ये लगता है कि क्या केवल इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट जगह है तो जल्दी चर्चा में आ जाएगी, इसलिए विवादित हो जाती है। ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि मंदिर तोड़ के भी मंदिर बने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने बस बाहर में एक नंदी लगा दिया है और अंदर में शिवलिंग स्थापित कर दी, बाकी मंदिर जस का तस। अलाउद्दीन खिलजी का एक कोट है बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं सबसे पहले एक राजा हूँ और मैं डिसीजंस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से लेता हूँ, शरिया से नहीं। 3 उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क्स बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक में, तीनों मंदिर के अवशेषों से बने हैं बाय द वे। एक तो कुतुब मीनार का जो मस्जिद है, एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा और एक खाटू कलां करके, वो राजस्थान। क्या अकबर वाकई धर्मनिरपेक्ष थे? मुझे लगता है ये जो आइडिया है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, ये आइडिया थोड़ा मॉडर्न आइडिया, सेक्युलरिज्म का। अकबर को ये कहीं भनक भी थी कि बदायूनी जो है मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो उनके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट करने का फारसी में। उन्होंने जानबूझकर इसका एक पोर्शन ऑफ ट्रांसलेशन बदायूनी को दिया। उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट अकबर को पढ़ाया तो अकबर ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा शलगम खोर, नकले कुफ्र कुफ्र नीस्त। शलगम खोर उनकी एक अपनी गाली थी, मतलब जो टर्निप ईटर, जो शलगम खाता हो। पता नहीं शलगम से क्या प्रॉब्लम, शलगम खोर। ये अकबर के दिमाग में ज़रूर था कि वो मेहदी है। शायद इसीलिए ये मिथ भी पॉपुलराइज किया गया कि अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता, क्योंकि मोहम्मद को भी पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसा लेजेंड। लाइब्रेरी लूटना, हाँ, किताबें लूट लेना, ये जलाना मैंने जलाने का इतना नहीं सुना जितना लूटने का सुना है। किताबें अपने साथ ले जाओ, बिल्कुल। नए साल को आए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी मुलाकात कुछ दिन बाद ही सही, आज पहली बार नए साल में हो रही है, इसलिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये साल है 2025। सूचना क्रांति कुछ बूढ़ी हो चली है, लेकिन फिर भी मिथक खूब जवान है। अभी भी हम सच क्या है, झूठ क्या है, तथ्य क्या है, खोज ही रहे हैं। सूचनाओं से इंटरनेट भरा पूरा पड़ा है और जब कभी हमें इतिहास से जुड़ा कुछ जानना हो तो हम इंटरनेट की शरण लेते हैं, और जब हम इंटरनेट की शरण लेते हैं या व्हाट्सएप की शरण लेते हैं तो जानना मुश्किल हो जाता है कि तथ्य क्या है, फैंटेसी क्या है। तो मुगल हो या मराठे, सबके इर्द गिर्द इतनी कहानियाँ हैं, इतना पुराना इतिहास है हमारा कि कुछ भी जानना समझना है तो किताबों तक तो जाना ही होगा। लेकिन जैसा कि हमारा शो पढ़ाकू नितिन है, इसी बारे में है कि आप किताब तक नहीं पहुंचते तो हम उन तक पहुंच जाते हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं या किताबें लिखी हैं। हमारे साथ आज ऐसी ही एक शख्स हैं, डॉक्टर रुचिका शर्मा, जो हिस्टोरिकल मिथ्स को बर्स्ट करती हैं। इनका फेवरेट काम है ये, और आपने कहीं ना कहीं ने ज़रूर देखा होगा। खुद अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और बड़े अनोखे अंदाज में जो भी हाल फिलहाल में विवाद चल रहे हैं उन्हें एड्रेस करती हैं। JNU से PhD हैं आप, और जितनी मेरी जानकारी है तो कई भाषाओं की जानकार भी हैं और कॉलम भी लिखती हैं। और मैं ये देख रहा था रुचिका कि अच्छा इतिहासकार वही होता है जो कुछ भाषाओं का जानकार ज़रूर हो। जी बिल्कुल, ये ठीक बात है। बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ। संस्कृत भी उसमें हो, थोड़ी फारसी भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास इन भाषाओं का इतिहास भी है और इन भाषाओं में खूब लिखा हुआ है। इन भाषाओं में ही ज़्यादातर लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि आप जिस भी पीरियड पे इतिहास पढ़ना चाहते हैं, उस पे अगर आप इतिहासकार बनना चाहते हैं तो उसकी एक लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए, आपकी सोर्सेज की लैंग्वेज, जिसमें आपके सोर्सेज लिखी गई हैं, चाहे वो फ़ारसी में, जैसे मुझे फ़ारसी आती है, उर्दू भी आती है। तो अब उस तरीके से मैं मिडीवल और मॉडर्न दोनों की सोर्सेज पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मॉडर्न में काफ़ी फ़ारसी उर्दू में सोर्सेज लिखी गई थी और मिडीवल में काफ़ी फ़ारसी में सोर्सेज लिखी गई थी। तो ऐसे एक दो आपको लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है इतिहासकार को, मुझे लगता है। और जो मुझे जानकारी है वो ये है कि आपका फेवरेट जो दौर है
वो मेडिवल है, मध्यकालीन जी भारत। जी, मेरी एक्सपर्टीज़ भी उसी में है। और मुझे पसंद तो एंशंट भी बहुत है, बट मेडिवल में मुझे सबसे ज़्यादा रुचि है, क्योंकि आई थिंक वो एक तो काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, MA MPhil PhD तीनों उसी में हुई। प्लस मुझे उस समय का आर्किटेक्चर बहुत पसंद आता है। तो जैसे कुतुब मीनार हो गया, जो मेरी फेवरेट मॉन्यूमेंट है पूरे हिंदुस्तान में, जिस पर विवाद चल रहा है। जिस पर विवाद चल रहा है। पर अभी तो अगर आप मेडिवल की मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे तो किस पर विवाद नहीं चल रहा है। तो मुझे यही लगा, हाँ एग्जैक्टली, कि एक तो आपको जो मध्यकालीन इतिहास पसंद है, उसमें सबसे ज़्यादा विवाद हमें जो देखने को मिलते हैं वो वहीं उपजते हैं जी। और इसी में अकबर है, इसी में हुमायूं है, इसी में बाबर है, इसी में शाहजहां है, इसी में जहांगीर है, इसी में फिर जब अंग्रेज आते हैं तो ये खत्म होने की तरफ बढ़ता है। जी। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो कुछ हमारे इतिहास के बारे में बाद में लिखा या उनके थ्रू हम तक पहुंचा, तो अब मैंने भी क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी, मेरी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई MA हिस्ट्री में ही है, जी। तो मैंने देखा कि वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। उसमें क्लैरिटी आने की बजाय काफ़ी कुछ गड्ढमड हो गया है। तो आज का एपिसोड उन्हें ही समर्पित है जिन्होंने सुलझाने के बजाय हमें उलझा दिया और हम यहाँ पहुँच गए। तो पहले ना ताज़ा विवाद से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक ऐसे हिस्टोरियन है जिन्हें मज़ा आता विवादों को एड्रेस करने में, तो बहुत बढ़िया। एकदम से देखने में आ रहा है कि संभल में भी शुरू हुआ, अजमेर में भी हुआ और कुतुब मीनार या ताजमहल पे भी चलता रहता था, पर वो भी हाल फिलहाल में साल भर के अंदर आया है। पहले तो बिना पॉलिटिक्स में जाए ये बताइए, उसे छूने मतलब वो तो एक एंगल है ही, कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है एकदम से, अभी इतने सारे विवाद क्यों सामने आ रहे हैं, या ये हमेशा थे, हमें नहीं पता थे? आई थिंक सबसे पहले तो ये विवाद इसीलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद का पास्ट हमारे पास अभी भी है। बाबरी मस्जिद के समय में जो हुआ बहुत ही दुखद था। एक तो लॉस ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास का इतना बड़ा मॉन्यूमेंट था वो, उसको गिरा दिया गया, वो अपने आप में ही बहुत चिंताजनक विषय है। उसके बाद जो जजमेंट आई उसमें भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया, तो उससे फिर आई थिंक काफ़ी लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये एक इम्पेटस मिल गया कि हम अगर इस मुद्दों को उठाएंगे तो हो सकता है हमें इसका इंसाफ मिलेगा, जो उनको लगता है, जो उनके हिसाब से इंसाफ है। उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि हमें इतिहास का अच्छे से ज्ञान नहीं है। एज अ पॉपुलेशन हमको हिस्ट्री सही से स्कूल में भी नहीं पढ़ाई जाती है, और क्योंकि बोरिंग लगती है तो फिर 10वीं के बाद कोई और पढ़ता नहीं है। तो हमें लगता है कि जो अंग्रेज़ लिख के गए हमारे इतिहास में कि हर मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बना है, और मंदिर और मस्जिद में हमेशा से ऐसा एक डिस्टेंस रहा है, डिफरेंस रहा है, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, दोनों में कोई साथ मिला के कभी कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनी, और अगर बनी है तो एक को तोड़ के ही बनी होगी। तो ये जो सारी धारणाएं हैं ये अभी भी हमारे दिमाग में, जहन में फिट है। तो इसका, क्योंकि यही हमारे जहन में फिट है, इसका एडवांटेज काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ लेती हैं और वो चाहती हैं कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए और इसी मुद्दों में उलझाया जाए, क्योंकि फिर अगर आप इसी मुद्दों की बात करते रहेंगे तो फिर आप गरीबी, रोज़गार वगैरह नहीं मांगेंगे ना सरकार से। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये एक पॉलिटिकल इशू है। उसके बाद एक ये इशू इसलिए है कि हमें अपने इतिहास का अच्छे से ज्ञान नहीं है, और तीसरा अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ, निटी-ग्रिटीज़ में जाऊँ, तो ये जो सारा जो विवाद शुरू हुआ ये अंग्रेज़ों के समय से शुरू हुआ। संभल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। संभल मस्जिद पे कोई विवाद कहीं और किसी किताब में नहीं है, सिर्फ एक ही रिपोर्ट है ACL कार्लाइल करके। और हंसी की बात यह है कि ना तो वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ना ही वो इतिहासकार हैं। उस समय कोई आर्कियोलॉजिस्ट इतिहासकार नहीं है, क्योंकि उस समय ना इतिहास की स्टडी डेवलप हुई है और ना ही आर्कियोलॉजी की स्टडी डेवलप हुई है। तो ये जहाँ भी जाते हैं, जो इन्हें लगता है कि अनुमान के तौर पे वो ये लिख देते हैं, वो रिपोर्ट बन जाती है। तो ACL कार्लाइल ने ऐसे ही वहाँ वो संभल मस्जिद गए, उन्होंने देखा जो भी देखा, उनके हिसाब से जो पत्थर वहाँ लगे हैं वो हिंदू हैं। अब हिंदू पत्थर कैसे हिंदू हो जाता है, ये आपको, अगर आप बहुत सारे अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। वहाँ ये बड़ा आइडिया है कि ये पत्थर हिंदू है और ये पत्थर मुस्लिम है। क्यों है वो नहीं बताते हैं। तो ये आइडिया कि हर चीज़ या तो हिंदू होगी या मुस्लिम होगी, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो रंग हो, थैंक यू सो मच, वो सब दो में ही डिवाइड होंगे, हिंदू मुस्लिम में। ये बड़ा कॉलोनियल आइडिया है।
उसके बाद वो वहाँ पर एक ऐसे विवाद की भी बात करते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जो मस्जिद है ये 19वीं शताब्दी में बना है 1857 के रिवोल्ट के बाद इनफैक्ट, और वो कहते हैं कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन लगी है वो फेक इंस्क्रिप्शन है। अब उन्होंने कैसे कहा है वो फेक इंस्क्रिप्शन है, वो उन्हें ही पता है, क्योंकि उनको फ़ारसी भी नहीं आती है। वो इंस्क्रिप्शन फ़ारसी में है, वो इंस्क्रिप्शन बिल्कुल वैलिड इंस्क्रिप्शन है। एसीएल कार्लाइल को ये लगता है कि वो फेक इंस्क्रिप्शन इसलिए है क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है शाह जमजा बाबर। अब जम जा जो है उनको लगा वो बाबर का फर्स्ट नेम गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बाबर का फर्स्ट नेम है ज़ाहिरुद्दीन बाबर, बट वो गलत है, वो उनका टाइटल है। जमजा मतलब जमशेद के जैसा। तो जमशेद जो थे वो एक मिथिकल रूलर, फारसी पर्शियन रूलर माने जाते हैं। शाह फिरदौसी के शाहनामे बहुत बढ़िया किताब है 11th सेंचुरी की, अगर उसकी ट्रांसलेशन भी अंग्रेज़ी में भी हिंदी में भी होगी, ज़रूर सबको पढ़नी चाहिए, बड़ी फैंटास्टिकल टेल है वो। तो उसमें जमशेद को बहुत अच्छा माना गया, और जमशेद बड़े जेनरस रूलर माने गए हैं। तो जमजा मतलब बाबर उतने ही जेनरस थे जितने जमशेद, बस इंस्क्रिप्शन यही कहती है। और बाकी इंस्क्रिप्शन ये कहती है, और ये बहुत कम लोग इस पे इस पे जोर डाल रहे हैं कि हिंदू बेग नाम के इंसान ने ये मस्जिद बनवाई थी। तो जो हिंदू बेग है, टाइटल बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ये उनको मिला जाता था जो इसी कंट्री के थे, मतलब हिंद के ही थे। तो हिंद का जो हो गया वो हिंदू, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, या आप किसी और रिलीजन में बिलीव करते हैं। आपको टाइटल हिंदू खान का या हिंदू बेग का तब मिलेगा अगर आप इसी कंट्री के हैं और आप काम करते हैं। तो जैसे बाबर के लिए वो काम करते, तो हिंदू बेग ने जाके बनवाया था। और बाकायदा ये पक्का है कि बाबर ने ही बनवाया था, क्योंकि बाबर उस समय में जब ये बन रहा है मस्जिद 1526-1527 के बीच में, उन्होंने तभी हिंदू बेग को वहाँ भेजा था। तो ये बाबरनामा में बाकायदा है। बाबरनामा के फुटनोट में, उनकी ट्रांसलेशन की फुटनोट में नेट बेवरेज ने की थी, वो भी अगेन उनको फ़ारसी आती है, तुर्की आती है उनको, बट उनको अगेन वो इतिहासकार नहीं है। तो वो एक फुटनोट डाल देती हैं कि जो संभल में मस्जिद बना है वो किसी मंदिर को तोड़कर बना है। क्यों? क्योंकि एसीएल कार्लाइल की वही रिपोर्ट। तो ये सब के सब, जब अब बाद में ब्लॉकमैन भी जब कहते हैं कि इंस्क्रिप्शन खराब है, वो भी यही बोल रहे हैं कि अरे सबका रेफरेंस कार्लाइल है, वही एक ही रिपोर्ट चल रही है। रिपोर्ट के बाय द वे आखिर में अलेक्जेंडर कनिंघम ये लिखते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन बिल्कुल बाकायदा सही इंस्क्रिप्शन है, ये इसकी ट्रांसक्रिप्ट है। वो बाकायदा फ़ारसी की ट्रांसक्रिप्ट वहाँ लिखते हैं, बट उसे काफ़ी लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद ये तो चलिए छोड़ दीजिए कि आप ये 16th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद दो और इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर रिपेयर्स की, कि इतना इम्पॉर्टेंट है वो मॉस्क कि उसकी 17वीं शताब्दी में 2 इंस्क्रिप्शंस हैं रिपेयर की। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है शाहजहाँ के समय की, रुस्तम खान दखनी करके थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान, दारा शिकोह के राइट हैंड मैन टाइप्स थे। उन्होंने सामूगढ़ की लड़ाई भी उनके लिए लड़ी है, ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने बनवाए, उन्होंने रिपेयर्स करवाए थे, क्योंकि ये वहाँ का जामा मस्जिद था, इम्पॉर्टेंट था, और शायद टूट फूट गया होगा। तो ये इससे पक्का हो जाता है कि इंस्क्रिप्शन, ये मस्जिद कदीम मस्जिद है, काफ़ी पहले बनी थी, और इस पे रिपेयर्स हुए थे, बाकायदा इम्पॉर्टेंट मस्जिद है। मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, ये कहीं नहीं लिखा है, लिटरली कहीं नहीं। इनफैक्ट हमारे पास ये प्रूफ है कि मंदिर, जो ये हरी मंदिर, वो उस समय तक खड़ा था, उसके बाद भी खड़ा था, क्योंकि अकबरनामा में लिखा है, अबुल फजल लिखते हैं कि संभल में एक मस्जिद, एक मंदिर है, हरि मंदिर, हरि मंडल करके वो उसको बोलते हैं, हरि मंडल। और वो जिस ब्राह्मण का वहाँ पर वास है, जो ब्राह्मण फैमिली उसको मैनेज करती है, उन्हीं के फैमिली में से विष्णु का 10वां अवतार जन्म लेगा, कल की अवतार। तो इसका मतलब कि बाबर के मौत हो जाने के बाद, बाबर के समय में मस्जिद बन गया 1526 में, और उसके कम से कम भी 20 या 25-30 साल बाद अकबर का अपना वर्चस्व कायम करते हैं, और उसके भी बाद में अकबरनामा लिखी जाती है, और 20-30 साल और जोड़ दीजिए प्रॉपर अकबरनामा। तो इसका मतलब कि मस्जिद बनने के 50-60-70 साल तक भी अगर वो मंदिर जिंदा था, तो वो संभल के नहीं, तो सर्टनली नहीं था। तो ये क्या मसला है, बट वही पॉइंट वही है कि फैक्ट्स किसी ने जानने की उत्सुकता नहीं है, किसी को विश्वास को आगे रखेंगे आपने मान लिया कि ये अगर कह दिया किसी ने तो ये होगा ही, और प्लस पॉलिटिकल बैकिंग तो है ही।
तो वो फिर वो इन्हीं कहानियों में बंध के रह जाता है। फिर फैक्ट्स का कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें विडंबना यह है कि इतिहास में रुचि सबकी है जी पर इतिहास पढ़ना कोई चाह नहीं रहा है, जी। क्योंकि वो एक मेहनत का काम तो है ही। इतिहास वो वही पढ़ेंगे जो उनके बिलीफ से अग्री करता हो, उनके लिए वही इतिहास है। क्योंकि आई थिंक हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि इतिहास के लिए एक आपके पास सोर्स होनी चाहिए, प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स होती है। अब आपके चाचा जी ने आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज दिया, उसमें लिखा हुआ है कि भैया ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने कहा हाँ हाँ ये तो लगता ही है, होगा ही, ये लोग तो हैं ही ऐसे, आपने मान लिया। अब वो इतिहास नहीं होता ना। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है कि इस कंट्री में इतिहास कैसे किया जाता है लोगों को नहीं पता है। हाँ, मतलब जो इतिहास पढ़ेंगे कभी स्कूल कॉलेज में जाके उन्हें मालूम पड़ेगा कि उसमें कई किताब होती हैं, उसमें से एक ये भी बताती है कि इतिहास के साक्ष्य कैसे जुटाए जाते हैं। जी बिल्कुल। उसमें पुरातत्व का होगा, जो आपने कहे फर्स्ट है, सेकेंडरी है, ये सब है। और किसी भी एक जैसे इन्वेस्टिगेशन की तरह ही इतिहासकार भी काम करता है, वो भी इन्वेस्टिगेट करता है। बिल्कुल। पर इसी में फिर ये भी एक नुक्ता है कि जैसे आपने ये थ्योरी बताई कि साहब दोनों अलग हैं, है ना, तो उसमें ये भी गुंजाइश हमेशा रहेगी ना कि कभी कोई नया सबूत अगर आ गया तो आप भी अपनी थ्योरी पर मजबूर होंगे दोबारा सोचने के लिए। बिल्कुल। हर शोध का, अच्छे शोध का आइडिया यही है कि कल को अगर हमें कोई और प्रूफ मिलता है तो हम ज़रूर चेंज करेंगे उसे। बट पॉइंट ये है कि आपको प्रूफ कौन दे रहा है, कैसे मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाबरी मस्जिद की बात ले लें, बाबरी मस्जिद की खुदाई में ये कतई प्रूव नहीं हुआ कि नीचे मस्जिद था, नीचे मंदिर था। इनफैक्ट अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा और जया मेनन जी ने लिखा है, आप पढ़े जाके। वो ऑब्जर्वर्स थी एएसआई एक्सकवेशन की। उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। उन्होंने सबसे पहली बात बोली कि एएसआई ने एविडेंस बनाया है अपने आप से। उन्होंने खुदाई ही ऐसे की है कि पिलर्स अपने आप से ऐसे दिखें कि ऐसा लगे कि यहाँ मंदिर था, जबकि वहाँ नहीं है। और दूसरा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो उनको मिला उसके नीचे, क्योंकि अब तो बाबरी मस्जिद सपाट हो गया था, उसके नीचे जो उनको मिला वो एक किबला वॉल है। इसका मतलब उसके नीचे एक 13th सेंचुरी का और मस्जिद था, नॉट अ टेम्पल एट ऑल। तो ये जो अब आइडिया है कि ये आपके पास एविडेंस है, आप इस एविडेंस को अगर दरकिनार करके अगर आप इसको बड़ी बात नहीं रखेंगे तो आई थिंक वो फिर आगे चल के उससे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो आपका क्वेश्चन था, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, दोबारा अगर आप कोई बात नहीं, वो सब ऐसे गड़बड़ होता रहेगा। नहीं आप प्लीज़ दोबारा बताएं। मैंने इसमें यही कहा था कि ये तो हमेशा गुंजाइश है ना कि जब भी कोई हमें कोई नया, हाँ, तो वो तो ये जो अगर आप एएसआई का इसमें रोल देखें तो आई थिंक एएसआई का बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रोल हो जाता है। तो अगर कल को संभल मस्जिद में कोई ये एविडेंस निकलता है तो मैं और आई थिंक बहुत और सीरियस इतिहासकार इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि अगर ये एएसआई एक्सकवेशन हो रही है तो ये कितनी हद तक अनबायस्ड एक्सकवेशन है। क्योंकि एएसआई जो है वो एक स्टेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एएसआई कोई अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो स्टेट के अंडर आती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे एनसीईआरटी है, वो भी स्टेट के अंडर आती है। तो दोनों को आपको उस नज़र से देखना पड़ेगा कि अगर वो एक एविडेंस ला रही हैं तो उस एविडेंस का क्या मतलब है। प्लस अगर आप एक एविडेंस ला रहे हैं कि चलिए ये मंदिर है, मीडिया में क्या दिखाया जाता है, यहाँ एक फूल बना हुआ है, फूल बना होने से एक मस्जिद मंदिर थोड़ी बन जाता है। यहाँ एक स्वास्तिक बना, अब कितने लोगों को नहीं पता ये मेसन मार्क्स होते हैं। जब मजदूर कुछ बना रहे होते हैं तो कई बारी वो ब्रिक्स पे, ईंटों पे अपना एक छोटा सा छाप छोड़ जाते हैं। कई बारी वो स्वास्तिक होता है, कई बारी वो छोटा सा फूल होता है, कई बारी वो ऐसे भाला सा बना देते हैं। तो अब वो कहीं सारी इमारतों पे हैं, टेम्पल्स पे भी हैं, वो कुतुब मीनार पे भी बहुत है, उसको मेसन मार्क्स कहा जाता है। भारूच स्तूपा पे थे, सांची स्तूपा पे हैं, तो ऐसे बहुत जगह हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह जहाँ ये मिलेगा वो एक मंदिर हो। लेकिन फिर कंक्लूजन पे कभी कैसे पहुंचेंगे? अगर एएसआई, बिल्कुल जाहिर बात है कि स्टेट की एक संस्था है और बहुत सारे इतिहासकार हैं ऐसे जो एएसआई को नहीं मानते हैं जी, तो फिर एक आम आदमी किस पर विश्वास करे? मुझे लगता है आम आदमी को विश्वास करने पे ही विश्वास करना छोड़ना चाहिए। जब आप शोध की बात करते हैं, जब आप शोध की बात करते हैं, कोई भी शोध हो, मैं कहती हूँ सिर्फ इतिहास ही नहीं, साइंस में भी ये एक थंब रूल है कि आपको विश्वास को छोड़ना पड़ेगा, आपको एविडेंस को देखना पड़ेगा। आप
और ये ओपन हर एक को रहना पड़ेगा। हम एज इतिहासकार भी रहते हैं, कल को कोई और किताब हमारे आ गई, कितनी किताबें हैं रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में बंद पड़ी हैं, कितनी लाइब्रेरी से बंद पड़ी हैं, कल को कोई और उस किताब को देखता है, इतिहासकार कोई और पेपर लिखता है, तो हम क्यों नहीं, अगर कोई एविडेंस नया निकलता है तो हम क्यों नहीं उसे देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एविडेंस को रिकन्सिडर नहीं करते, अपने कंक्लूजन्स को रिकन्सिडर नहीं करते, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये आ जाती है जब आप विश्वास को लाते हैं तो इसका मतलब आपको चाहिए एक कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इतिहास, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इस वक्त देश में दो धाराएं हो गई हैं। एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें वकील हैं, इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, जो ये कहते हैं, मानते हैं कि बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे जिन्हें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं बाद में जी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं है कि ऐसा कभी भी कुछ हुआ है। क्या सच इनके बीच में कहीं है? क्या ऐसा हुआ है कि मंदिर कभी ना कभी, कोई मंदिर तो तोड़े ही गए हैं जिनमें मस्जिद बनी है, और इसी तरह और भी कोई पूजा स्थल, मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, तोड़कर आज उनका कोई और रूप हो गया? क्या ऐसे उदाहरण भी हैं? बिल्कुल। आई थिंक भारत का इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से जहाँ पूजा स्थलों को तोड़ा गया है। बात ये आ जाती है कि क्या सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए पूजा स्थलों को तोड़ा है? बिल्कुल नहीं। मंदिर बनाने के लिए पूजा स्थलों को तोड़ा गया है। मैं ये बहुत बारी एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सिर्फ कोई पूजा स्थल को बनाने के लिए ही मंदिरों को नहीं, मंदिरों को वैसे भी कई बारी तोड़ा गया है। किंग हर्ष थे, कश्मीर के राजा हर्ष, 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी के बड़े प्रतापी रूलर थे वो कश्मीर के। उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। उनके पास धन कम हो गया था, तो उन्होंने मंदिरों को धन का स्रोत देखा कि यहाँ तो बड़ा चढ़ावा चढ़ता है, बहुत पैसे आते हैं। मंदिरों में उस समय वीकली हाट वगैरह भी लगते थे, तो उससे भी टैक्स वगैरह आता था। तो उन्होंने उसको लूटना पहले तो शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने मंदिरों को तोड़कर उसकी मूर्तियों को, बहुत ही मतलब काल्हान की राजतरंगी ने बड़ा ही डरावना मंजर है कि उन्होंने मूर्तियों को मड में बोला कि उस पर मलमूत्र करें एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक बड़ी गंदी सी डिस्क्रिप्शन है। हर्ष का धार्मिक रुझान क्या है? हर्ष का कोई धर्म रुझान नहीं है। उन्होंने इनफैक्ट दो मंदिरों को जिनको नहीं टच किया, वो दोनों हिंदू मंदिर हैं। तो एक तो जो सन टेम्पल है वहाँ पर, और एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो उन दोनों को ही उन्होंने टच नहीं किया। तो इसका मतलब क्लियरली वहाँ पर हर्ष का कोई एक आइडिया है कि हाँ भैया ये दोनों मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इन मंदिर की, मैं इनको नहीं तोड़ूंगा। उनका कोई ऐसा कोई डिफरेंट धार्मिक रुझान नहीं है। इनफैक्ट वो बुद्धिज़्म में भी बिलीव नहीं करते। ही इज़ दी ओनली रूलर पूरी इंडिया में जिन्होंने टेम्पल डिस्ट्रक्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। उन्होंने एक पद बनाया, देव उत्पात नायक, मतलब जो देविक मूर्तियों को तोड़ता है वो अफसर। और उदयराज को ये पद मिला था, और उसका काम ही यही था, उसको सैलरी मिलेगी अगर वो मंदिर तोड़ेगा, मूर्तियाँ तोड़ेगा। तो ये ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए किसी को तोड़ रहे हैं। वो ऐसे ही शौकिया तौर पे तोड़ रहे हैं, पैसे के लिए तोड़ रहे हैं। अगर लूटना ही होता तो तोड़ना ज़रूरी नहीं है, भैया आप लूट लो, बट उन्होंने लूट के फिर तोड़ा, तो क्लियरली उनका कोई आइडिया है। फिर उसके बाद कश्मीर से ही आप शेम गुप्त करके एक रूलर थे, जो बहुत वहाँ की फेमस रानी है, रानी रिड्डा, उनके पति 9th सेंचुरी। तो उन्होंने एक विहार था वहाँ पर, बौद्ध विहार, जयेंद्र विहार करके, तो वहाँ पर उनके एक डामर छुपे हुए थे। डामर मतलब फ्यूडल लॉर्ड, जिनसे उनका नहीं बनती थी, वो छुपे थे। डामर का नाम था संग्राम। तो उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे जयेंद्र विहार को आग लगा दी। तो अगर आपको एक इंसान को ख़त्म करना है तो आई थिंक ये बहुत ही एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है कि आप पूरे जयेंद्र विहार को, वहाँ पे और कितने बौद्ध होंगे, बौद्ध भिक्षु होंगे जो जल के मरे। उसके बाद सिर्फ उसको आग लगाना ही इनफ नहीं था। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, वहाँ जो बुद्ध का स्टैचू है उसको तोड़कर फिर जब वो अपना मंदिर बनाते हैं, क्षेम गौरीश्वर जो शिव मंदिर बना, उसकी नींव में वो बुद्ध का स्टैचू लगाते हैं। अच्छा, तो वहाँ क्लियरली ये एक आइडिया है कि ये जो बुद्ध का स्टैचू है, मैं इसको अपनी फाउंडेशन में, यहाँ पे क्लियरली एक रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट का आइडिया है कि भाई ये नीचे आएगा क्योंकि जो मेरा रिलीजन है वो शायद कहीं ऊपर है, और तो कोई रीज़न आपको हमें समझ नहीं आता। उसके बाद कई बारी पॉलिटिकली भी हुआ है। अब जैसे आप कृष्णदेवराय का ले लीजिए, उन्होंने जब गजपतिस को हराया, उड़ीसा के बहुत अच्छे रूलर्स थे गजपतिस, तो उनके बालकृष्ण मंदिर को उन्होंने तोड़ा और बालकृष्ण की मूर्ति को तोड़कर उन्होंने अपने मंदिर में स्थापित किया।
उनको मंदिर तोड़ने का क्या ज़रूरत था? क्लियरली पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, कि मैंने इस मंदिर को कैप्चर कर लिया है। फिर जैन श्राइन्स टूटी हैं। वीर शैविज़म जब मूवमेंट आई थी 13-14 सेंचुरी में, बहुत एक मिलिटेंट शैविज़म करके थी और जैनिज़्म के खिलाफ आई थी। जो उनके लीडर थे बासवन्ना, वो बिज्जल के लिए काम करते थे, किंग बिज्जल। तो किंग बिज्जल जो थे जैन थे। तो जब किंग बिज्जल को डीथ्रोन किया गया तो उसके बाद वीर शैविज़म आया। तो वहाँ पे हल्लूर में, कर्नाटका में एक टेम्पल है मेगुदी टेम्पल करके, वो पहले जैन टेम्पल होता था। वहाँ पार्श्वनाथ, जिना पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है उसको उन्होंने तोड़कर उस पर वीर शैवाइट भभूत, जो शिव को भभूत लगती है, तो शिव वो भभूत से ढककर उनको बिल्कुल बाकायदा उस मंदिर के बीच में रखा, ताकि लोग आते जाते देख पाएँ कि ये जो जैन स्टैचू है इनको हमने कॉन्कर कर लिया है और अब हमने वीर शैवाइट इसको श्राइन को बना दिया। और उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। आई थिंक ये भी रीज़न है कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि मंदिर तोड़ के भी मंदिर बने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने बस बाहर में एक नंदी लगा दिया है और अंदर में शिवलिंग स्थापित कर दी, बाकी मंदिर जस का तस है। तो वो सबको लगेगा कि मंदिर है। मंदिर मस्जिद जब बनता है तो एक ये थोड़ा डिफरेंट लगता है कि भाई, क्योंकि वो उसका ताना बाना अलग होता है मंदिर का, और मस्जिद का थोड़ा ताना बाना अलग हो जाता है। बट मस्जिद तोड़कर भी मंदिर बने हैं। 13 सेंचुरी 14 सेंचुरी का एक मस्जिद है दौलताबाद में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खलजी के इमीडिएटली बाद आए थे वो। तो वो दौलताबाद का जामा मस्जिद बहुत बड़ा बना है। उसको 19 सेंचुरी में, और अभी भी आप जाके देखेंगे तो वही है, उसको उन्होंने भारत माता मंदिर बना दिया। वहाँ पर भारत माता की फ़ोटो लगा दी, जहाँ पर मेन मेहराब थी, जो मेन किबला था, और उसके बाद उसको वो वर्मिलियन से ढक दिया, जिससे टीका करते हैं उससे ढक दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर तोड़ के मस्जिद बने हैं या बौद्ध स्तूप तोड़ के मंदिर बने हैं। मस्जिदों की भी ऐसे कन्वर्जन, होलसेल कन्वर्जन हुई है। मेरी खुद का एक एग्जांपल मांडू से, जहाँ मेरी पीएचडी है, जिस पे मेरी पीएचडी है, वहाँ एक पैलेस को कन्वर्ट करके मंदिर बना दिया गया है। नीलकंठ टेम्पल कहते हैं उसे। वो एक अकबर का पैलेस था। अकबर की बाकायदा वहाँ इंस्क्रिप्शन भी है। तो वहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि जब गुजरात पे उन्होंने फतेह कर ली थी, फिर वो यहाँ आए थे और उन्होंने इस पूरे एरिया को पैलेस बनाया था अपना। और वहाँ पे फाउंटेन्स भी लगे हैं बाकायदा, जैसे पैलेशियल फाउंटेन्स होते हैं, बट उन्होंने उनको प्रॉपरली वहाँ पे शिव का वो शिवलिंग स्थापित करके उसको नीलकंठ मंदिर बना दिया। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में। और क्या ऐसा हुआ है कि मंदिर टूटकर मस्जिद बनी हो? बिल्कुल किसी हुआ। काल में, सल्तनत काल में हुआ, मुगल में हुआ, कभी हुआ? बिल्कुल हुआ है। आप कुतुब मीनार के जो बगल में मस्जिद है, हाँ। वो अब तोड़ी हो कि नहीं तोड़ी हो उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अनटिल अनलेस लिखा हो बाकायदा कि हमने तोड़ी है, तब तक आप नहीं कह सकते कि टूटी गई है। मैं ये कैसे दावे से कह सकती हूँ कि क्षेम गुप्त ने जयेंद्र विहार को जलाया, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि उन्होंने जलाया। नहीं लिखा होता तो हमें नहीं पता लगता, अनटिल अनलेस उसकी खुदाई होती और फिर खुदाई में मिलता, उसमें मिलता नहीं मिलता क्या पता। ऐसे ही नालंदा जली, उसके बारे में हमें क्यों पता है? क्योंकि उसके बारे में लिखा गया, जिम्मेदारी ली है, या फिर किसी ने उस वक्त बताया है। हाँ, अदरवाइज ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि टूटा मिला या तोड़ा गया, या कोई हादसा हुआ। हाँ, पहले कभी भूकंप आ गया, टूट गया, उसके बाद किसी ने जो बनाना था बना लिया। एग्जैक्टली। इतने साल, इतनी लंबी टाइमलाइन कुछ नहीं पता है। बिल्कुल। मगर हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ये है कि ये तो साहब देखिए मंदिर था और मस्जिद बनी, क्या वाकई हुआ है कभी कहीं? बल्कि रिचर्ड ईटन ने इस पे स्टडी की है और उन्होंने बताया है कि 1192 से, जब से घोरी आए यहाँ पर, बैटल ऑफ तराइन हुआ, से 1760 तक, जब तक मुगल काल का मेन वर्चस्व था। 1760 इसलिए क्योंकि प्लासी, एग्जैक्टली राइट। तो उसके बीच में सिर्फ 80 टेम्पल्स टूटे हैं और उन्होंने बाकायदा ही लिखा है। तो 80 मंदिर जरूर टूटे हैं। अब सारे के सारे मुगलों ने और दिल्ली सल्तनत ने नहीं तोड़े हैं, कुछ हिंदू राजाओं ने भी तोड़े हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ही। उसके बाद सबके सब तोड़कर मस्जिद बनी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो मंदिर तो बिल्कुल टूटे हैं, बट किस लिए टूटे, क्या टूटे, और अगर मस्जिद बनी तो क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनी या उनको
ऑलरेडी टूटा हुआ मिला। बट अगर आप देखें कितनी मस्जिद बनी है तो बहुत कम ऐसी मस्जिद बनी है। अगर आप जैसे? अपनी उंगलियों पे गिनना चाहें तो दिल्ली सल्तनत के पहले 100 साल में ही ये तोड़ा ताड़ी हुई है। और वो इसीलिए इससे ये भी पता लगता है कि उनकी मोटिवेशन क्या है। उनकी मोटिवेशन ये है कि अगर हम अभी यहाँ आए हैं, हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो अगर हमें मटेरियल मिल जाए ऑलरेडी, जैसे अराइजीन का झोंपड़ा भी है, वो भी मंदिर तोड़ के या मंदिर टूटी हुई मंदिर से ही बना है। वो क्लियरली दिखता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई भी इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट बता देगा, उसमें कोई सर्वे की ज़रूरत भी नहीं है। बट आप अगर ये कहें कि हाँ वो इसीलिए बना है क्योंकि वो हमारे रिलीजन को ख़त्म करना चाहते थे या हमारे रिलीजन पे, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आप जल्दी कर रहे हैं, वो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हर एग्जाम्पल में ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कुतुब में तो ये पक्का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब वो आते हैं, अगर आप बाय द वे कुतुब का मस्जिद देखें तो वो मतलब भगवान भरोसे ही अभी खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट गिरने वाला है। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है। अगर आप पुराने मटेरियल से बना रहे हैं तो उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। तो क्लियरली आप कहीं ना कहीं वो एक गरीबी को दर्शाता है कि आपके पास इतना मटेरियल नहीं है कि आप शुरू से उसको बना सकें। बाद में आप अगर आप जब भी कभी कुतुब मीनार के मस्जिद गए हों, कुतुब जो जिसको आप कुव्वतुल इस्लाम, उसमें भी बहुत बड़ी चर्चा हो जाती है, वो भी वो नाम अपने आप में ही बहुत गलत नाम सर सैयद अहमद दे के गए हैं उससे। बट अगर आप उसका जो बाद में अहाता जो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा बनाया, वो बिल्कुल फ्रेश मटीरियल में बनाया और वो अभी भी खड़ा है, उस पर कोई भी बीम की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्लियरली टाइम कॉन्स्ट्रेंट से वो अभी शुरू में आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको अपना वर्चस्व वहाँ पे अपने नाम का उन्होंने खुतबा पढ़वाना था, तो वो सब के लिए ज़रूरी था, तो उन्होंने जल्दी बनाने के चक्कर में ये किया। उसके बाद जो उस पर इंस्क्रिप्शन लगी है कि 27 मंदिरों को तोड़कर, ये तो पक्का सुनील कुमार एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन, अब उनका देहांत हो गया था कोविड समय में, तो वो बहुत बढ़िया हिस्टोरियन, उन्होंने अपना बहुत बढ़िया एक पेपर लिखा है, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बाद में इल्तुतमिश ने ऐड करवाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की तो थी ही नहीं। और इल्तुतमिश को भी नहीं पता कि मंदिर टूटे नहीं टूटे। वहाँ पर जो उन्होंने करेंसी लिखी है कि इतने करेंसी का बना है ये दिल्ली वाल करके, वो तो उस समय की करेंसी थी ही नहीं, वो इल्तुतमिश के समय की करेंसी थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आई थिंक ये हर एक एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट होंगी। आप ये बोल दें कि सारे मंदिर जो टूटे हैं वो मस्जिद बनाने के लिए और धर्म के नाम पे टूटे हैं, वो गलत है। हर एक एग्जाम्पल में डिफरेंट होगा। मैं नहीं कहती कि धर्म के नाम पे नहीं टूटे होंगे, ज़रूर टूटे होंगे, एक दो हो सकता है 3 4 5 6, बट सारे टूटे हैं ये कहना आप फिर कहीं ना कहीं आई थिंक इतिहास की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल डिफरेंट होता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक पैटर्न और है जी। जैसे अभी राम मंदिर की बात हुई, तो वो मंदिर है जहाँ राम का जन्म हुआ, ये दावा हुआ है ना। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी यही है कि यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। इसी तरह से आप और भी देखेंगे तो ज़्यादातर वो ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई छोटा मोटा मंदिर भी नहीं है। जी। संभल वाले मामले में आपका एक और वीडियो कहीं देख रहा था जिसमें आप ये साबित करने की कोशिश कर भी रही थी कि संभल की जो मस्जिद है बहुत ख़ास है, क्योंकि उसमें जो ऑर्डर आ रहे हैं वो बड़े लोग दे रहे हैं, बड़े लोगों को, वो कोई ऐसे ही चलते फिरते बनाई गई मस्जिद भी नहीं है। जी। तो मैं देखता हूँ कि इम्पॉर्टेंट जगह ही है विवाद में। ताजमहल पर भी विवाद है, कुतुब मीनार पर भी विवाद है। तो इससे और ज़्यादा कई बार ये लगता है कि क्या केवल इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट जगह है तो जल्दी चर्चा में आ जाएगी इसलिए विवादित हो जाती है, या क्या ये कोई पैटर्न है कि इम्पॉर्टेंट जगह थी इसीलिए ज़बरदस्ती इनका रूप बदला गया? मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इम्पॉर्टेंट जगहों को इसीलिए लाया जा रहा है ताकि आप जस्टिफाई कर सकें कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बार बार चैलेंज क्यों कर रहे हैं। बाकायदा एक लॉ है हमारी कंट्री में कि आप ये नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी छोटे मोटे मंदिर के लिए या किसी भी छोटे मोटे मस्जिद के लिए लाएंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोर्ट भी ये पूछेगी कि भाई क्यों, मैं इस लॉ को रिकन्सिडर क्यों करूं, मैं आपको ये सर्वे का ऑप्शन क्यों दूं, राइट। तो आई थिंक इसीलिए बड़े बड़े मंदिर को उठाया जा रहा है। बड़े बड़े दरगाहों को, मंदिरों को इसलिए भी उठाया जा रहा है, मस्जिदों को इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि उससे लोग रिलेट करेंगे। अगर आप कह देंगे कि यही कृष्ण जन्मभूमि स्थान है तो लोगों में जो फरवर आएगा कि हाँ ये अब मुझे वापस चाहिए ही चाहिए,
वो अलग ही होगा, वो किसी आम मंदिर मस्जिद दरगाह के लिए कभी नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। जैसे अब गिरनार में भी ये चर्चा हो रही है जैन के लिए, जैन। उसके लिए कितने लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट आधे लोगों को पता भी नहीं है कि जैन मंदिर की वहाँ पे चर्चा हो रही है। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता है कि वो गिरनार का जैन मंदिर औरंगजेब ने ही दिया था उसको। शांतिदास जवाहरी करके बहुत बड़े जैन मर्चेंट थे, तो उन्होंने ही उनको ये जैन मंदिर दिया था, ग्रांट दिया था जैन मंदिर का। शत्रुंजय के और गिरनार के और अबू के तीनों के मंदिरों जो ग्रांट है वो औरंगजेब ने दिया था। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। अब ये बात थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग है, औरंगजेब का नाम आया। जी, मैं बहुत पहले कहानी कहीं पढ़ भी रहा था, मतलब किसी अच्छी पॉलिटिकल मैगजीन में रिसर्च के साथ, कि औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन की तरफ भी कई मंदिरों के लिए ज़मीन दी थी। मतलब एक तरफ इतिहास में हम उस औरंगजेब को पढ़ते हैं जो बहुत ही कट्टर है और जो अचानक से जजिया लगा देता है, जबकि मुगल काल में बहुत वक्त तक जजिया ख़त्म हो गया था, मगर वो लगाता है। और ये भी माना जाता है औरंगजेब ने, क्योंकि सिखों के साथ एक हिस्ट्री है उसकी स्ट्रगल की, तो फिर वो ज़मीन देने वाला भी दिखाई देता है। इसे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग औरंगजेब के इस पहलू को समझना चाहेंगे। क्या है ये? मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने 20 ऐसे टेम्पल्स का जिक्र किया था जो औरंगजेब की वजह से बने हैं। 3 टेम्पल तो डायरेक्टली उन्होंने ही बनवाए हैं। एक गोपामाओ यूपी में करके है, गोपीनाथ टेम्पल। वहाँ पर बाकायदा एक इंस्क्रिप्शन है 1699 AD की, जहाँ पर नौनिध राय करके एक इंसान है, वो कहते हैं कि ये मंदिर बनाने के लिए मुझे औरंगज़ेब ने ग्रांट दिया और उन्हीं के सानिध्य में मंदिर बना है। और यहाँ जो टैंक बना है वो भी उन्होंने ही बनवाया है। फिर एक चित्रकूट का में है बालाजी टेम्पल करके, चित्रकूट अयोध्या के पास जो है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ग्रांट, वो फरमान तो अभी भी है उस मंदिर में, आप जाकर देख सकते हैं कि औरंगज़ेब यहाँ आए थे और उन्होंने बाकायदा ये लैंड या महंत बालक दास करके वहाँ पर थे, उनको दिया था और ये मंदिर उनकी वजह से बना है। अगर आप उसका बाय द वे बनावट देखें तो वो बना ही उस समय के स्टाइल में है। वहाँ 4 चाला रूफ लगी हुई है जिसको बांग्ला रूफ भी कहते हैं, जो जहांगीर और नूरजहां ने बड़ी फेमस की थी। टूम ऑफ इत्मादुद्दौला में भी वही बनी है, नूरजहां ने जो अपने फादर के लिए बनाया था। जी, तो वो 4 चाला रूफ वहाँ पे, छोटा ताज, मिनी ताज, बच्चा ताज कहते हैं जी, बिल्कुल इसको। तो बहुत सुंदर है वो, मेरे हिसाब से तो ताज से बहुत बहुत सुंदर है वो। मेरे को इतना ताज खैर नहीं पसंद, बट वो तो बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है। तो वो जो चित्रकूट का भी उन्होंने बनवाया था। ऐसे कितने, फिर मैंने आपको बताया शत्रुंजय, गिरनार, अबू, वो भी औरंगज़ेब की वजह से हैं। इनफैक्ट BN पांडे करके गवर्नर थे हमारे यहाँ, उन्होंने उनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंची थी कि ये चित्रकूट का जो टेम्पल है ये औरंगज़ेब ने बनाया था। वो भी आपकी तरह ही बहुत शॉक्ड हो गए थे कि औरंगज़ेब ने कैसे बनवाया हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक क्योंकि छवि वही धारणा है कि हाँ। फिर उन्होंने जाकर लोगों से उन्होंने ये लेटर्स भिजवाए लाइब्रेरीज में कि अगर आपके पास कहीं और फरमान हैं ऐसे औरंगज़ेब के तो आप बताएंगे। उन्होंने बाकायदा लिखा, उन्होंने खुद ने ही कम से कम भी 10 से 15 फरमान उनके पास आए जहाँ पर ये बाकायदा लिखा गया था कि औरंगज़ेब ने यहाँ लैंड दिया है इस पर्टिकुलर टेम्पल के लिए। तो औरंगज़ेब ने बहुत टेम्पल्स के लिए लैंड दिया है, औरंगज़ेब ने बहुत टेम्पल्स को तोड़ा भी है। किस रूलर ने नहीं किया ये मुझे बताइए? कौन सा ऐसा रूलर है, कौन सा ऐसा रूलर है जिसने ये नहीं किया हो कि उसने किसी पूजा स्थल को तोड़ा हो और फिर जाके किसी और पूजा स्थल को पैसे दिए हो? मुगलों में भी हुआ है, मुगलों में भी हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आप कह रहे हैं जिजिया औरंगज़ेब ने नहीं, शाहजहां ने रीइम्पोज किया था। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरंगज़ेब के साथ गलत नाम जुड़ा है। ये पहले शाहजहां करके गए थे, औरंगज़ेब ने तो वही पॉलिसी कंटिन्यू की, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। कुछ वक्त के लिए रुका, जो अकबर के समय उसमें रुक गया था जी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पॉलिसी थी कि भाई इससे हिंदुओं को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। जी जी जी। और ये सिर्फ मुगल ही नहीं, मुझे लगता है हिंदू रूलर्स ने भी तो ऐसा किया है, कुछ मंदिर तोड़े हैं और कितने मंदिरों को उन्होंने ग्रांट्स दिए हैं। तो कौन ऐसा रूलर नहीं तो होता? अभी कह रहे हैं औरंगजेब ने भी अगर तोड़ा है तो उसके पॉलिटिकल कारण है, बिल्कुल बनवाए हैं तो भी पॉलिटिकल कारण है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे हर रूलर एक पॉलिटिकल लीडर है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो। आप फॉर एग्जांपल अशोक को ले लीजिए। अब अशोक अपने आप को बुद्धिस्ट मानते थे, उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था कलिंग के वॉर के काफ़ी समय बाद, एटलीस्ट 4-5 साल बाद। हमारे पास ये इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इस मामले में लगता है। आप भी एक आध इंटरव्यू में कह रही थी और मैं भी देख रहा था
कि इतना बड़ा फिगर है हमारे देश का जी। और इतने लंबे वक्त तक हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई राजा भी हुआ है। बस दाएं बाएं से कहीं लग जाता था पता, अशोक नाम मतलब कुछ चंडा अशोक, अशोक तो लगता था कि हाँ पता नहीं था नहीं था, कल्पना है क्या, इसे भी जोड़ते हुए बताइएगा। जी, आई थिंक ये आपका जो शुरू का पॉइंट था ना कि भाषा बहुत ज़रूरी है। तो भाषा अगर लुप्त हो जाए तो उस भाषा में लिखा सारा इतिहास लुप्त हो जाता है। तो क्योंकि हमारे पास ब्राह्मी हमें फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं पता थी, वी हैड फॉरगॉटन दैट, तो इसीलिए वो इतिहास भी लुप्त हो गया, यू नो। तो आई थिंक अंग्रेज़ों को हम बहुत ख़राब बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। उन्होंने बहुत रायता फैलाया हमारे इतिहास का, बट उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया, उन्होंने जो ट्रांसलेशंस किए, उसकी वजह से हमें काफ़ी अपना इतिहास पता भी लगा है। तो उन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने फॉर एग्जांपल ब्राह्मी पहले तो अशोक का मैं एग्जांपल इसलिए ला रही थी कि अशोक बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने आजीविका को ग्रांट नहीं दिया। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैन्स को ग्रांट नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया। कलिंग के इंस्क्रिप्शन में, अगर आप कलिंग के इंस्क्रिप्शन को पढ़ें तो सबसे पहला मोर जो वो कहते हैं कि बहुत मुझे ग्लानि हुई कि इतने लोग मर गए, वो सबसे पहले कहते हैं कि ब्राह्मणों और शमणों की मौत हुई, उसका मुझे सबसे ज़्यादा ग्लानि है। तो वो क्लियरली यहाँ पर उस सोशल स्टेटस को रिकग्नाइज कर रहे हैं जो रिलीजियस भी है और जो पॉलिटिकली उनको बेनिफिट भी करेगा। तो ये हर पॉलिटिकल रूलर का होता है कि अगर मैं जो सोशल हायरार्की में ऊपर हैं, चाहे वो ब्राह्मण्स हों, अकबर ने भी किया है, कितने सारे ब्राह्मण्स को ग्रांट दिया उन्होंने, कितने सारे औरंगजेब ने दिया, रामजीवन गोसाई करके बहुत एक इम्पॉर्टेंट उस समय में थे। आपके बोलते बोलते ऐसा मुझे याद आ रहा है कि हमारे यहाँ भी तो ऐसा होता ही रहा है कि सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, भाई कहीं मंदिर में बुला लिए गए तो मंदिर चले गए, नहीं तो अजमेर शरीफ पर चादर भी भेजी। अभी वही मैं बोलने वाली थी कि अभी चादर उन्होंने भेजी और लोग बोल रहे थे क्यों भेजी है। पर पॉलिटिकल लीडर्स तो हमेशा से ही करते आए हैं और हमें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर हमेशा अपना पॉलिटिक्स सबसे पहले रखेगा, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पॉलिटिक्स। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक कोट है बहुत इंटरेस्टिंग। उनको काजी मुगीसुद्दीन, एक बहुत बड़े काजी थे, उन्होंने बोला, ये ज़ियाउद्दीन बरनी करके एक हिस्टोरियन थे, उनकी तारीख़ फ़िरोज़शाही में लिखा है, या फतवा जहानदारी में शायद लिखा है, उनकी 2 किताबें हैं, उसमें से एक में लिखा है। उसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने को काजी मुगीसुद्दीन क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारी कितनी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो शरिया के ख़िलाफ़ है। तो अलाउद्दीन खिलजी उसका जवाब देते हैं कि मैं सबसे पहले एक राजा हूँ और मैं डिसीजंस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से लेता हूँ, शरिया से नहीं। तो अगर मेरा कोई डिसीजन शरिया के ख़िलाफ़ भी जाता है और अगर मेरे पॉलिटिक्स से वो मैच करता तो मैं वो डिसीजन ज़रूर लूँगा। एंड आई थिंक यही सार है, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल रूलर को देखना चाहें तो वो अपना पॉलिटिक्स सबसे पहले रखेंगे, चाहे फिर वो ब्राह्मण से हाथ मिलाना हो या एक मंदिर तोड़ना हो। उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका पॉलिटिक्स हमेशा आगे रहे। अच्छा, मंदिरों के टूटने की, लुटने की ये कहानी कोई नई तो है नहीं। इनफैक्ट जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब देश आज़ाद हो जाता है और नेहरू प्रधानमंत्री हो जाते हैं, पटेल उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, और राजेंद्र प्रसाद के पास भी न्योता जाता है, सोमनाथ मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, जी, है ना। तो उसमें भी ये एक पुरानी पृष्ठभूमि है उसकी कि उसे तो बहुत बार लूटा गया, बहुत बार तोड़ा गया और गैर हिंदू ही थे जो ये कर रहे थे। सोमनाथ मंदिर पर आज तक हम यही पढ़ते और सुनते रहे हैं। क्या इसकी कहानी भी इतनी सीधी है या इसमें भी कोई पेचोखम कहीं है? सबसे बड़ा पेचोखम है इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 में एक्सकवेशन हुई थी सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में। वहाँ पर उसके नीचे सिर्फ 3 लेवल्स ऑफ बिल्डिंग मिले थे, विच मीन्स कि ये जो आइडिया है कि पता नहीं कितनी बारी सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया और दोबारा बनाया गया, ये बिल्कुल बोगस आइडिया है। सबसे पहला लेवल तो फाउंडेशनल लेवल था, जो उस समय के जो रूलर थे उन्होंने बनवाया था। मूलराज करके वो रूलर थे, उन्होंने बनाया था, चालुक्य सोलंकी रूलर थे, उन्होंने सबसे पहले बनवाया। उसके बाद फिर गजनी ने तोड़ा, सबको पता है, वो एक लेवल है। और उसके बाद रिपेयर्स हुए 13वीं शताब्दी में जाके, काफ़ी लेट रिपेयर्स हुए। वो रिपेयर्स की इंस्क्रिप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है बाय द वे। संस्कृत इंस्क्रिप्शंस कहीं भी बाय द वे जिक्र नहीं करती हैं कि गजनी आए और सोमनाथ तोड़ के गए। वो क्यों है अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट जब रिपेयर्स हुए, जिस रूलर ने रिपेयर करे और उन्होंने इंस्क्रिप्शन लगवाई, उसमें लिखा है कि यहाँ पर रिपेयर ज़रूरी इसलिए हो गए थे
क्योंकि करप्ट रूलर्स की वजह से सोमनाथ टेम्पल डिसयूज में चला गया था। वो ये कहीं नहीं कहते हैं कि गजनी आया तोड़ के गया और मैं अब एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, शिव जी मुझे वो नहीं, करप्ट रूलर्स ने किया, इसीलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ और मैं इसकी ग्लोरी इसको वापस दे रहा हूँ। शिव जी मुझे अच्छा माने और मुझे ब्लेसिंग्स दें, जो लास्ट में हमेशा लिखते ही हैं। तो ये आइडिया कहीं है ही नहीं संस्कृत सोर्सेज में कि ये इतना बड़ा रेड हुआ। फारसी सोर्सेज को बोलते थकते नहीं हैं। तो यहाँ क्लियरली ये भी अगेन महमूद गजनी का प्रोपेगेंडा है प्रॉपर, कि मैं सोमनाथ को एक एग्जाम्पल बनाऊँ। महमूद गजनी की जो ट्राइब है वो बहुत ही रिसेंटली इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। वो उनका जो ट्राइबल कॉन्ग्लोमरेट था वो इस्लामिक वैल्यूज़ में पहले नहीं मानता था, तो वो न्यू कन्वर्ट थे। तो एक न्यू कन्वर्ट की हमेशा एक ज़ील होती है कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा मुस्लिम हूँ। तो वो आई थिंक हर एक में होती है, चाहे किसी भी आप रिलीजन में करें, आपको एक रहता है कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा बन सकता हूँ। आप एक्सट्रीम करते हैं। तो महमूद गजनी ने भी वही किया। सिर्फ सोमनाथ ही नहीं, एक शिया सेंटर है रे करके, उन्होंने उसको भी तोड़ा, उसकी लाइब्रेरीज को तोड़ा, उससे वहाँ से उनको बहुत पैसा मिला, पता नहीं कितने दिनार पैसा मिला। ऐसे ही उन्होंने सोमनाथ भी किया, उसको तोड़ा उनको। बट सोमनाथ को उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया क्योंकि एक लेजेंड था कि सोमनाथ का टेम्पल को सुमनाथ माना गया, जो मनात का टेम्पल हो। मनात एक अरेबियन गॉडेस थी जो इस्लाम से पहले लात, मनात और उज़ाई 3 गॉडेसेस थी, उनकी पूजा होती थी मेका में। तो मनात बाय द वे सी गॉडेस थी, जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत मानते थे। तो ये आइडिया था कि जब मोहम्मद ने सारा काबा से आइडल्स हटाए, जिनको सनम बोलते थे, स्टोन आइडल्स, उनको हटाया, तो उसमें से उससे पहले मनात का स्टैचू लॉस्ट था, कोई उठा के ले गया था। ये आइडिया है कि इस्माइलीज, अगेन इस्माइलीज को इसलिए कहा गया है क्योंकि इस्माइलीज को इस्लाम में एक हेरेटिक सेक्ट माना जाता है, क्योंकि वो शिया के सबसेक्ट हैं, तो उनको सुन्नी इस्लाम में सही नहीं माना जाता। तो वो इस्माइलीज, क्योंकि दे वर द फर्स्ट जो ट्रेड से यहाँ आए, गुजरात पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वही लेकर आए होंगे। और क्योंकि वो भी एक सी गॉडेस थी, ट्रेडर्स की गॉडेस थी, तो इस्माइलीज के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और उन्होंने यहाँ पर सी शोर पे उसका एक मंदिर बनवाया जिसको सुमनाथ का टेम्पल उन्होंने कहा। अब ये लेजेंड ही था। फिर उसके बाद महमूद गजनी ने डिसाइड किया कि हम इस पे विल कैपिटलाइज ऑन दिस। तो उन्होंने फारूकी और वहाँ भी व्हाट्सएप चल रहा था क्लियरली, कोर्ट में तो व्हाट्सएप चलेगा ही। तो कोर्ट किसी भी रूलर का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो उनका अपना एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही है, वो अपने आइडियाज़ उस पर थोपेंगे अनटिल अनलेस वो किसी थर्ड पार्टी ने लिखी हो या ट्रैवलर ने लिखी हो। इसीलिए बहुत सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये सोर्सेज लिखवाए। फारूकी करके उनके थे, गर्दीजी करके उनके 2 राइटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने फ़ारसी में लिखा है। और वो ये बात बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पे जाके सोमनाथ के आइडल को डिस्ट्रॉय किया। ये उन्होंने नहीं किया, उन्होंने शिवलिंग को ही डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने सोमनाथ को ही डिस्ट्रॉय किया। पर ये कह क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको गाजी माना जाए इस्लाम में। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा एक सुन्नी मुसलमान माने। उस समय में फातिमिद कैलिफ भी थे, शिया कैलिफ, वो उनसे भी दूरी बनाए रखते हैं ताकि लोगों को पता लग सके कि मैं अच्छा सुन्नी मुसलमान हूँ। मैं शिया को कहीं भी, शिया सेंटर्स को भी ख़त्म करता हूँ और मैं सुमनाथ को भी ख़त्म कर दिया। मैं इतना बड़ा रूलर हूँ कि मैंने वो जो लॉस्ट आइडल ऑफ मनाथ था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो उनका अपना एक इंटरनल इस्लाम का इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिम है। बट एट द एंड ऑफ द डे महमूद गजनी को फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये हुआ कि उनको बहुत पैसा मिला सोमनाथ से। उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, वो नए रूलर भी तो थे। और गजनी इज़ एट द एंड ऑफ द डे वेरी पुअर प्लेस। अफ़गानिस्तान में गजनी ना तो एग्रीकल्चरली ना ही ट्रेड रूट पे था, तो लाहौर वगैरह ट्रेड रूट से बहुत बेनिफिट करते थे। तो इसीलिए उन्होंने लाहौर वगैरह को भी कैप्चर करने की कोशिश की, घूरी ने करी, ताकि वो ट्रेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्स ट्रेड था, लैंड ट्रेड, उसका हिस्सा बन सके। तो इसीलिए आई थिंक सोमनाथ फॉर हिम वाज अ फाइनेंशियल विन बट ऑल्सो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस विन। वो उनके अपना प्रोपेगेंडा की वजह से। एक और है चर्चा में मथुरा, और मेरा ख्याल है कि राजनीतिक हलकों में यही शोर है कि अयोध्या के बाद मथुरा, है ना जी। और आने वाले दिनों में हो सकता है चुनाव में भी ये खूब सुनाई दे, और तब फिर बहुत सारे इतिहासकार उठने वाले हैं और बहुत सारी थियरीज आएंगी, सच झूठ जो भी, जो बताएंगी कि मथुरा में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा राम मंदिर के मामले में हुआ था। उसे लेकर आप क्या कह रही हैं?
मुझे लगता है कि चाहे आप मथुरा ले लें, शाही ईदगाह, चाहे आप अजमेर शरीफ ले लें, पॉइंट ये है कि अगर आप नीचे खोदेंगे या किसी सोर्स को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नीचे मिलेगा ही। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट है, तो वो बोलते हैं कि ASI को बोलना चाहिए कि ज़्यादा मत खोजो, नहीं तो नीचे बौद्ध मिलेंगे। तो हाँ, ये चलने लगा। इनफैक्ट ये IIT गांधीनगर का एक सर्वे सोमनाथ के नीचे बहुत रिसेंटली हुआ था, उसकी रिपोर्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, मैंने पढ़ी तो है बट अब वो नो लॉन्गर इंटरनेट पे नहीं मिलती है। उसके नीचे उस एरिया के नीचे उनको एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री मिली। तो उन्होंने वो जो सर्वे है उससे करके देखा था। तो ऐसा तो अब आप चाहे मथुरा का एग्जाम्पल ले लें, चाहे किसी और अजमेर शरीफ का एग्जाम्पल ले लें, ये आइडिया दोनों में है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब आप उसे ये कह दें कि ये अजमेर शरीफ बनाने के लिए ही टूटा है, इसका एविडेंस कहाँ है? ये आप एविडेंस नहीं ला सकते। बाबरी मस्जिद में भी प्रूव हो चुका है कि आप डिस्ट्रक्शन का एविडेंस नहीं ला सकते हैं। अगर लाना होता तो ले आते आप बाबरी मस्जिद में भी। बाबरी मस्जिद में अगर आप ये असर्शन, ASI ने ये असर्शन किया कि यहाँ टेम्पल है, बट टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ और डिस्ट्रॉय होकर बाबरी मस्जिद बना, ये वो बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए, बिकॉज ये प्रूव करना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आप नहीं कर सकते। वो एविडेंस डिस्ट्रक्टिव एविडेंस है, वो आपको नहीं पता लगेगा। तो ये इसका औचित्य क्या है? क्या आप कभी प्रूफ कर पाएंगे कि मथुरा के नीचे अगर मंदिर मिलता भी है या मथुरा के किसी अवशेष में मंदिर है तो वो मंदिर तोड़कर ही बनाया होगा या वो मंदिर किसी ने नहीं तोड़ा? डिस्ट्रक्शन प्रूफ हो पाएगी? बिल्कुल नहीं प्रूफ हो पाएगी। वो ASI को हिस्ट्री में अनटिल अनलेस वो लिखा हो बाकायदा और आप उसको सच मान लें, अगर वो क्रेडिबल। लेकिन मैं ना एक सीरियस इतिहासकार की तरफ से देखना चाहता हूँ। मान लीजिए हुआ ही हो, मंदिर था और वो तोड़ा गया और अब मस्जिद है, ऐसा हुआ ही हो जी, तो जो एक इतिहासकार होता है, मैं अकादमिक इतिहासकार के नज़रिए से समझना चाह रहा हूँ, उसका दिल क्या कहता है? क्या ये कि अब इसका स्वरूप फिर बदला जाए, अगर ये मंदिर था तो अब इसे फिर मंदिर बनाओ, या ये कि ठीक है इतिहास चलता है अपनी गति से, मंदिर बिल्कुल रहा होगा, कोई शक नहीं है, फिर तोड़कर मस्जिद बनी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, तो अब इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है जो खड़ा है। मतलब मुझे नहीं पता एकेडमिशियंस कैसे सोचते हैं, आप बताइए। मुझे लगता है कि ये जो भारतीय इतिहास है, 4000-5000 साल का इतिहास है, एक पीस ऑफ लैंड पे बाकायदा कितनी बारी कंस्ट्रक्शन हुई होगी। कभी वहाँ स्तूप बना होगा, कभी वहाँ मंदिर बना होगा, कभी वहाँ किसी का घर बना होगा, कभी वहाँ मस्जिद बना होगा। उस समय में जो बना है वही फिनैलिटी है। अगर 14वीं शताब्दी में कोई मस्जिद बना है या अगर 8th सेंचुरी में कोई टेम्पल बना है तो 8th सेंचुरी तक तो वही उसकी हिस्ट्री हुई ना। उसके बाद 14वीं शताब्दी में अगर वो मस्जिद बना है तो 14वीं शताब्दी तक पहले मंदिर फिर मस्जिद की हिस्ट्री। उसके बाद अगर उसको तोड़ के किसी ने गिरजाघर बनाया है तो वो भी एक हिस्ट्री का है। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री कोई फ्रोज़न इन टाइम नहीं है। आप किसी मॉन्यूमेंट को एक फ्रीज़ नहीं कर सकते इन टाइम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं हुमायूंस टूम का। हुमायूंस टूम बहुत फैसिनेटिंग है। उसका 2 बारी इस्तेमाल हुआ और दोनों बारी, क्योंकि अंग्रेज़ ऐसे ही सोचते जैसे आई थिंक इंडियंस आज सोचते हैं, दोनों ही इतिहास जो उसके थे उसको उन्होंने हटा दिया। अब आपको पता नहीं लगेगा कि हुमायूंस टूम में ये भी हुआ है। सबसे पहले तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापानीज़ प्रिजनर्स के लिए प्रिजन बनाए गए थे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफ़ी सारे प्रिजनर्स को हुमायूंस टूम में रखा और काफ़ी सारे प्रिजनर्स को रेड फोर्ट में रखा। और उन प्रिजनर्स को उस समय ठंड थी, उन प्रिजनर्स को उन्होंने अंदर आग जलाई, ग्राफिटी लिखी, वहाँ पर एक यूरिनल भी उनके लिए बनाया गया। वो सब एविडेंस उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सफाचट हटा दिया। उसके बाद हुमायूंस टूम रेफ्यूजी कैंप बना पार्टीशन रेफ्यूजीज़ के लिए। उसकी हिस्ट्री हमारे पास बाकायदा फ़ोटोज़ हैं। बट अगर आप अब आज हुमायूंस टूम जाएंगे, आपको कहीं नहीं पता लगेगा कहाँ कैंप लगा था अनटिल अनलेस आपको ये इतिहासकार हैं, आपने फ़ोटोज़ देखी हो। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी पाकिस्तान से पार्टीशन के समय, तो मेरे लिए थोड़ा ये एक बड़ा ही क्लोज टू हार्ट इशू है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हुमायूंस टूम में जाके देखना कि अच्छा यहाँ रेफ्यूजी कैंप्स लगे थे या नहीं। बट किसी को नहीं पता, वहाँ एक प्लाक तक नहीं है जो ये कहता हो कि यहाँ रेफ्यूजी कैंप्स लगे थे। तो
कौन ये इंडियन गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है या ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है कि कौन सा इतिहास रखा जाएगा और कौन सा इतिहास हटाया जाएगा? जो वहाँ खड़ा है, एक मॉन्यूमेंट का इतिहास अगर वो 600 साल से खड़ी है तो उसका 600 से 600 साल का इतिहास उसका इतिहास है, चाहे फिर उसमें कितने भी चेंजेस हुए हों। अगर जापानीज प्रिजनर ने आग लगाई थी तो भैया उस आग को वहाँ रहने दो। अगर वहाँ कैंप लगा था तो उसको वहाँ रहने दो, आप एक प्लाक लगा दो। कई बारी होता है कि आप उसका फिजिकल एविडेंस प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, बट आप एक प्लाक लगा दो। लेट दैट बी अ मेमोरी, वो उसकी हिस्ट्री का हिस्सा है। क्यों नहीं ज़्यादा लोगों को ये बात पता हो? तो मुझे लगता है कि अगर आज अजमेर शरीफ दरगाह खड़ा है तो वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। अगर उसके पहले कुछ भी वहाँ रहा होगा, अब उसका नामोशान नहीं है, तो क्या हम इसका हिस्टोरिकल स्टेटस चेंज कर देंगे? और हमें पता है कि कितना ख़राब हो सकता है। बाबरी मस्जिद इज़ लॉस्ट टू अस, बहुत बड़ा कलंक है भारतीय इतिहास में, क्योंकि एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट का लॉस हुआ है प्रॉपर। तो वो आप नहीं चाहते रिपीट हो, तो मेरे हिसाब से तो जस का तस उसको रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हिस्ट्री। हम तो बहरहाल बहुत छोटे थे जब ये सब हुआ जी, और हमें पता नहीं, इतिहास भी हमने बहुत हाल में पढ़ा आके। लेकिन क्या वाकई बाबरी मस्जिद या हुमायूं का मकबरा या कुछ और भी जो अब बहुत रेलेवेंट हो गए अचानक से, क्या ये इतिहास में वाकई में रेलेवेंट कभी थे भी? लोग जाते थे या फिर इतिहासकारों की बड़ी रुचि थी? क्योंकि मैं तो अभी भी देखता हूँ कि फतेहपुर सीकरी में जो बना हुआ है आज भी तय नहीं हो पा रहा है कि कहाँ क्या था, कौन सी रानी का महल था, नहीं था। वो रोज़ चेंज होता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो दो चीज़ें, एक तो हुमायूंस टूम और फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ी फ़र्क ये है कि हुमायूंस टूम एक टूम है और फतेहपुर सीकरी एक लिव्ड मॉन्यूमेंट है। वहाँ पर प्रॉपर लोग रह रहे थे। तो अगर जब मॉन्यूमेंट अलाइव होती है, जब वहाँ लोग रह रहे होते हैं, तो कितनी ऐसी चीज़ें उस मॉन्यूमेंट में होती है, कितने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो किसी भी तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे आप अपने घर को ले लीजिए, उसमें कोई एक ऐसा रूम होगा जो आप उसको स्टोर भी यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे आपने एक स्टडी टेबल भी डाला हुआ है, वहाँ पे आपने एक चेयर भी रखी हुई है और वहाँ पे आपने टेबल भी रखा, कभी कभी वहाँ खाना भी खा लेते हैं। तो आप उसको क्या रूम बोलेंगे? उन्होंने हैरी पॉटर में था ना, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट टाइप्स है वो कोई भी रूम कैसा भी बन जाता है आपकी इच्छा अनुसार। तो ऐसे ही फतेहपुर सीकरी में कितनी ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका हमें पता नहीं। इबादत खाना कहाँ होता था हमें नहीं पता। हम कह सकते कि हाँ, ये जो 3-4 मॉन्यूमेंट्स हैं जो लेबल्ड नहीं है, जैसे दीवाने आम हमें पता है कहाँ है दीवाने, बट जो 3-4 नहीं है, हो सकता है उसमें किसी में एक में होता हो। तो ऐसा बहुत होता है कि ऐसी कई मॉन्यूमेंट्स होती, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे किसी का घर था, किसी का पैलेस है। तो कितनी ऐसी उसमें स्ट्रक्चर्स होंगे जो बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होते होंगे, उनका कोई एक डेफिनेट फंक्शन नहीं होता। इसलिए नहीं हम पता कर पाते। इसीलिए हमने पता कर पाते। दूसरा, हुमायूंस टूम क्या लोग उस समय जाते थे? ये जो आइडिया ऑफ टूरिज्म है, ये बड़ा ही मॉडर्न आइडिया है कि लोग जाएं और मॉन्यूमेंट को देखें। बट अगर मॉन्यूमेंट रिलीजियस है तो लोग पहले जाते होंगे और हुमायूंस टूम रहा होगा, क्योंकि हुमायूंस टूम के, अगर आप हुमायूंस टूम को देखें, ग्लेन लॉरी ने बहुत एक बढ़िया पेपर लिखा है उस पर, जहाँ हुमायूं का एक्चुअल ग्रेव है, उसके बगल में उन्होंने एक छोटी सी यहाँ पर एक नीश दी है अकबर ने, और वहाँ पर लोग बैठ के प्रे कर सकते हैं। बट कौन लोग जाते थे? क्लियरली जो बहुत एलीट होंगे वही जा पाएंगे। नहीं, ये वाक़या तो कई बार पढ़ा है कि अकबर का जब मन ख़राब होता था या प्रेरणा पाने के लिए कभी निराश हैं तो हुमायूं के मकबरे में जाते थे, देर शाम तक बैठते भी थे और कई दफ़े ऐसे होता था कि वहाँ पर रुकना भी होता था। ये एक आइडिया भी है, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं था, सिर्फ राज परिवार के लोग जाते थे। जी बिल्कुल, सिर्फ राज परिवार नहीं, नोबल्स भी जाते होंगे जो बड़े हाई रैंकिंग नोबल्स थे। तो अकबर के समय में जो 4 हज़ारी 5 हज़ारी नोबल्स हैं, मनसब जिन्हें ज़्यादा मिला है, 6 हज़ारी 3000, तो ये जो सारे हैं वो जाते होंगे ज़रूर। बट आम लोग सर्टनली नहीं, आम लोग जाते होंगे निज़ामुद्दीन औलिया। इसीलिए हुमायूंस टूम निज़ामुद्दीन औलिया के इतने करीब बना है ताकि बरकत मिलती रहे हुमायूं को निज़ामुद्दीन औलिया की। तो वो निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह जाते होंगे। बट ऐसे टूरिस्ट की कि अरे राजा ने बनाया है हम जाके देखें, बिल्कुल भी नहीं, ये आइडिया उस समय नहीं था। मतलब कुछ फ़ोटोज़ ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं हुमायूं के मकबरे की, इनफैक्ट ताजमहल की भी, जो अंग्रेज़ों के दौर की हैं और उसमें मतलब घास उगाई है, बुरी स्थिति है। आज तो बहुत अच्छी स्थिति में ही है और उसमें भैंस बकरी कोई भी घुस गया है, कहीं भी चला गया है
और बाद में जब अंग्रेज़ों में कुछ ऐसे लोग हुए जिनको हिस्ट्री से बड़ा प्यार था, जो हिंदुस्तान के इतिहास को संभाल के रखना चाहते थे, फिर एक बजट बना, उनका भी अपना इंटरेस्ट था, उन्होंने भी उसे साफ़ सुथरा किया, तो अब वो बिल्कुल अलग तरह से दिखते हैं। अब लगता है कि ताजमहल, जबकि ताजमहल की पुरानी तस्वीरों में या हुमायूं के मकबरे की जो पुरानी तस्वीरें अभी भी हैं, उनमें देख के ऐसा लगता है कि बस गिरने ही वाला था। जी। एक ही मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है मोहम्मद तुगलक का। उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली से दौलताबाद की थी। देवगिरी। तो जब देवगिरी वो गए थे तो उसके बाद दिल्ली काफ़ी डिजर्टेड हो गई। तो वही आइडिया है कि ये जो आइडिया है कि अरे ये मेरे पुरखों ने इतनी सारी मॉन्यूमेंट्स बनाई हैं, मैं इसे प्रिजर्व करूँ, मैं इसे रखूँ, ये भी अगेन वेरी मॉडर्न आइडिया है। राजा वही प्रिजर्व करेगा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो वो नहीं प्रिजर्व करेगा। विजयनगर रूलर्स ने बहुत इम्पोर्टेंटली किया। सबसे पहले जो आए वो संगमा रूलर्स थे, तो उन्होंने शिव के लिए बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। वीरूपक्षा का टेम्पल बना, पांपा देवी का टेम्पल बना। फिर उसके बाद जो रूलर्स आए सलूवास और तुलुवास, वो विष्णु के वर्शिपर्स थे, तो उन्होंने विट्ठल टेम्पल बना। तो शिव के जो टेम्पल्स थे वो रख रखाव में नहीं थे, दे हैड फॉलन आउट ऑफ यूज। उसके बाद जब विजयनगर सैक हो गई तो शिव वर्शिप वापस आ गई। विष्णु टेम्पल, विट्ठल टेम्पल वाज आउट ऑफ यूज। आप उनकी पिक्चर्स देखें जो अंग्रेज़ों ने की हैं, वो एकदम टूटी फूटी स्थिति में है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति टूटी फूटी स्थिति में थी उस समय। तो ये आइडिया है ही नहीं कि हम सारी मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगे, हम उन्हीं मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अबुल फजल अकबरनामा में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात करते हैं, वो कुतुब मीनार का जिक्र करते हैं और उसको कहते हैं उस एरिया को किला कुहना माना जाता था। तो क्लियरली वो एरिया इम्पॉर्टेंट था और उसको प्रिजर्व किया जाता था, एज अपोज टू से फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी की मॉन्यूमेंट्स जो उन्होंने हौस खास में बनाई थी, वो इतनी वेल प्रिजर्व नहीं थी। फिर उस तुगलक का मकबरा इतना वेल प्रिजर्व नहीं था क्योंकि वो उस समय उनकी हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है अवेलेबल, अब उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें ये बात बताई गई है कि ताजमहल को जो हम देखते हैं वो ताजमहल सामने दिखता है, इतना ही नहीं था, बल्कि अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स था। और ये पूरा एक प्रोजेक्ट था जो यमुना की इस तरफ तक था जी, और वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो वहाँ लोग आते थे, रुकते थे, और ताजमहल अपनी जगह है लेकिन बराबर और भी चीज़ें होती थीं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट कुछ वक्त बाद वो कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे अतिक्रमण हो गया क्योंकि रख रखाव नहीं हो सका। शाहजहाँ के समय पे भी कई बार ऐसी स्थिति आई कि ताजमहल तो बना लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और बाद में तो रूलर्स की स्थिति और ख़राब होती गई, तो वो कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे खत्म होता चला गया और बस वो जो एक मेन इमारत थी और उसके सामने जो दरवाज़ा है, ये कुछ एक चीज़ें बची, और अब पूरा खेल इसके बीच में हो रहा है। जी, कॉम्प्लेक्स पे तो कहीं बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट जब कभी मंदिर की बात होती है उसमें, तो कई इतिहासकारों का ये कहना है कि हो सकता है मंदिर रहा हो लेकिन वो इस कॉम्प्लेक्स के किसी हिस्से में रहा हो, क्योंकि अकबर के महलों में मंदिर के होने, या बाद में भी हिंदू रानियाँ रही हैं, होने में कोई बहुत अजीब नहीं लगता है। जी, हो सकता है कहीं अगर निशान भी मिलते हैं तो कोई छोटा मंदिर या बड़ा मंदिर रहा हो, लेकिन ताजमहल पर मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं तो जिज्ञासु बालक की तरह पूछ रहा हूँ। आपने उस पर पढ़ा लिखा तो आपने क्या पाया? जी, मुझे लगता है कि ताजमहल का जो आइडिया है जी, कॉम्प्लेक्स, ये सिर्फ ताजमहल नहीं, हुमायूं टूम्ब भी एक समय में कॉम्प्लेक्स था। मांडू में जो बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स बनी हैं, वहाँ पर एक टूम कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। वहाँ पर वहाँ मलिक मुगीस, वहाँ पे जो सबसे उनके इम्पोर्टेंट रूलर थे महमूद खलजी, उनके फादर मलिक मुगीस, उनका टूम है, उनकी दाई का टूम है, दाई हलीमा करके उनका। तो ये बहुत सारे ऐसे टूम्स बने हैं। उसके बगल में उन्होंने एक बहुत बड़ी सराय बनवाई है। इससे क्लियर हो जाता है कि क्लियरली ये टूम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे और यहाँ पर लोग आते होंगे। वहाँ पे एक दो सूफी दरगाह भी हैं, लोग आते होंगे दरगाह में रहने के लिए, इसीलिए उन्होंने बगल में सराय बनवाई ताकि लोग यहाँ सराय में रह सके और जब भी मन हो किसी भी टूम पे जाके अपनी पूजा कर सके। वैसे ही आइडिया ताजमहल का भी होगा। शेरशाह सूरी का टूम है सासाराम में, वो अभी तक भी उसको दरगाह माना जाता है। आप कभी जाएंगे वहाँ, तो मैं जब गई थी तो मैंने किसी गार्ड से पूछा था कि ये तो राजा थे, आप इसको क्यों पूजते हैं दरगाह की तरह, आप इसको क्यों एक डिविनिटी मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर राजा रहे होंगे तो उन पे कोई तो ऊपर की बरकत होगी कि राजा रहे होंगे।
तो वो अपने आप में इसीलिए क्योंकि वो बरकत लिए हैं तो उनके लिए अपने आप में वो डिवाइन है। तो ये आइडिया पहले भी था कि अगर कोई इम्पोर्टेंट रूलर है तो उसके एरिया को एक दरगाह में तब्दील कर दिया जाता, तो लोग आते थे। तो ये कॉम्प्लेक्स होना बहुत आम बात होगी, सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं, मुझे लगता है काफ़ी सारे टूम कॉम्प्लेक्सेस होंगे। और अब इसलिए ये कॉम्प्लेक्स होना भी अपने आप में इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि बाकी तो समय के साथ बर्बाद हो गया। अब जो मुख्य इमारत बची उसको वो क्या था क्या नहीं था ये साबित करने में लोग लगे रहते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स पे कभी कोई बात नहीं होती है, कोई देखता भी नहीं है पुराना डिज़ाइन कहाँ क्या रहा होगा, अब वो कोई कहानी नहीं है, बस मुख्य इमारत पर झगड़ा है। जी अच्छा, कई लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, लेकिन 2.5 दिन के झोपड़े पे तो आपने कह ही दिया है जी कि वो तो देखने से ही समझ में आता है बिल्कुल बिल्कुल कि वहाँ पर जो अवशेष बचे थे मंदिर या उससे ही बाकी जो अभी जो बना है वो बना है। अजमेर शरीफ तीसरा दरगाह भी पर है बाय द वे। मैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक के मैं शायद आई एम एडिंग फ्यूल टू द फायर, बट मैं इतिहासकार हूँ तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ। 3 उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क्स बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक में, तीनों मंदिर के अवशेषों से बने हैं बाय द वे। एक तो कुतुब मीनार का जो मस्जिद है, एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा और एक खाटू कलां करके वो राजस्थान में, ये तीनों ही उससे बने हैं। ये खाटू में है, ये राजस्थान के जो एरिया है खाटू, हाँ वहाँ पर है बयाना में, हाँ ओके। तो वहाँ पर है और वहाँ पर ये उसी से बना है, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये मंदिर के अवशेषों से बना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अढ़ाई दिन का झोपड़ा ही है, ये क्लियरली है कि उन्होंने बनाया है। और तीनों ही बाय द वे अगर उन पे ASI बीम वगैरह नहीं लगाएगी तो कल ही गिर जाएंगे, ऐसी स्थिति में है। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है उनकी। कुछ सवाल आए हुए हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। जी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है पढ़ाकू पार्टी करके, अच्छा। तो हमने वहाँ बताया था आप आएंगी, cool। तो हो सकता है कुछ लोग आपको पढ़ते देखते सुनते रहे हो। तो एक सवाल है, नॉन कन्फर्मिस्ट नाम की आईडी है, उससे आया है। वो ये कह रहे हैं, वैसे तो 10 सवाल भेज दिए उन्होंने, पर मैं फिर भी 2-3 में ही निपटाता हूँ। जी भोजशाला विवाद पर रुचिका जी का क्या मत है, और कमाल मौला मस्जिद किसने बनवाई? ये तो मेरी रिसर्च का हिस्सा है। मांडू पे मैंने रिसर्च किया तो धार क्लियरली कम्स एज अ पार्ट ऑफ इट। भोजशाला का सबसे पहला वर्णन जो उसको भोजशाला बोला गया है, वो सबसे पहले 19th सेंचुरी में आता है, टुवर्ड्स द एंड। एक रिपोर्ट में, अंग्रेज़ रिपोर्ट है एज ऑलवेज, जहाँ पर इसको राजा भोज का मदरसा बोला गया है। विलियम किंकेट करके एक ऑथर है, उन्होंने लिखा है। और उसके बाद 1902 में ये उसी रिपोर्ट से अर्नस्ट पान की रिपोर्ट में आया, और उसके बाद के लेले करके एक ASI के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने ये वर्ड दिया भोजशाला। अब भोजशाला अपने आप में एक नल वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर आप भोजशाला को ट्रांसलेट कर रहे हैं भोजा का स्कूल, तो वो दैट मेक्स नो सेंस। कहीं भी किसी भी संस्कृत डिक्शनरी में शाला का मतलब स्कूल नहीं होता। शाला जस्ट मीन्स अ हाउस और अ प्लेस और अ ड्वेलिंग। तो धर्मशाला भी हो सकती है, गौशाला भी हो सकती है, पाठशाला भी हो सकती है, पाठशाला भी हो सकती है, राइट। तो भोजशाला जस्ट मीन्स भोजस हाउस, इट जस्ट डज नॉट मीन कि भोजा का स्कूल है। तो ये वर्ड अपने आप में नल वर्ड है, कहीं भी लिखा नहीं है, ये इन्वेंटेड वर्ड है। दूसरा, कमाल मौला की जो दरगाह है वो कमाल मौला का पहले खानका हुआ करता था। वहाँ कमाल मौला करके सूफ़ी थे, वो रहते थे, चिश्ती सूफ़ी थे। खानका और दरगाह दोनों में एक बार फ़र्क और बता हाँ दीजिए, बिल्कुल। प्लीज़। खानका जो होता है वो बनता है जब सूफ़ी संत जिंदा हों, उसमें सूफ़ी संत रहते हों, और दरगाह जब सूफ़ी संत की ग्रेव हो वहाँ पर और लोग आते हों उसकी बरकत लेने के लिए। तो कमाल मौला की जो मस्जिद है, सॉरी, एक तो मस्जिद तो है ही जिसको भोजशाला बोलते हैं, कमाल मौला की मस्जिद, और जो उनका वो है मकबरा, वो उस समय बना था, आई थिंक अराउंड 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी के करीब बना था। काफ़ी शुरू में आ गए थे ये। कमाल मौला वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू कम टू मांडू। तो वो चिश्ती फरमान लेकर आए थे अपना, मोइनुद्दीन चिश्ती से ही, और उन्होंने यहाँ पर ये अपना परचम लहराने की कोशिश की थी। तो उनके रूलर्स ने, मांडू के जो इनिशियल रूलर्स ने, उन्होंने किया होगा मोस्ट प्रोबेबली समबडी फ्रॉम आइनुल मुल्क मुल्तानीज गवर्नरेट वुड हैव डन इट। आइनुल मुल्क मुल्तानी जो थे अलाउद्दीन खलजी के गवर्नर थे, वो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल्स थे जिन्होंने मांडू पे कब्जा किया था, और उनके ही किसी गवर्नर ने यहाँ पर ये
मस्जिद और ये बनवाई होगी। उसके बाद इस पे रिपेयर्स भी हुए हैं। दिलावर खान घूरी जो मांडू के इंडिपेंडेंट रूलर थे, फिरोज तुगलक के बहुत इंपॉर्टेंट नोबल थे, उन्होंने भी यहाँ रिपेयर्स कराए। वो इंस्क्रिप्शन में बाकायदा लिखा हुआ है। तो ये उसका इतिहास तो काफ़ी क्लियर है कि हाँ, वो मस्जिद जो बनी है बिल्कुल रीयूज़ मटेरियल से बनी है, विच मीन्स कि पुराना के मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है, टेम्पल मटेरियल यूज़ हुआ है 100%। बट वही क्वेश्चन वही है कि उसको तोड़ा गया, और अगर तोड़ा गया तो क्यों तोड़ा गया, और अगर नहीं तोड़ा गया तो उन्होंने कहाँ कहाँ से मंदिरों के अवशेष इकट्ठे किए ये बनाने के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्स है जी। एक सवाल उन्हीं का है जी। और ये सवाल कई लोग पूछना चाहेंगे कि जो मुस्लिम दरबारी इतिहासकार हैं, उन्होंने इतिहास तो लिखा है, तो कितनी वस्तुनिष्ठता के साथ लिखा है, और अगर नहीं लिखा है तो फिर मध्यकालीन इतिहास लिखते हुए किन सोर्सेज का इस्तेमाल इतिहासकार को करना चाहिए? वस्तुनिष्ठता वैसे मान लीजिए, निष्पक्ष मान लीजिए सर। अच्छा, कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिखा हो। अगर कोर्ट हिस्टोरियन है तो क्या ऑब्जेक्टिविटी, तो वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, वो किसी भी कोर्ट हिस्टोरियन के लिए लागू होता है। अगर आप किसी का कोर्ट में लिख रहे हैं तो आप उसकी यसमैनशिप करेंगे। बट हमारे पास कई ऐसी सोर्सेज भी हैं, जैसे अकबर के लिए हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स है बाय पर्सन कॉल्ड बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। उन्होंने एक किताब लिखी है मुंतखबुत तवारिख, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, बिकॉज ही हेटेड अकबर। तो अकबर अपने आप में एक बड़े एक्लेक्टिक से थे। कई लोग उनको काफिर मानते थे, सूरी परस्त थे, वो सूरज की पूजा करते थे। वो अपने आप में इस्लाम में बहुत बड़ा शिर्क है, एसोसिएशन, कि आप अल्लाह के साथ किसी और को एसोसिएट कर रहे हैं। तो वो उन्होंने हाईएस्ट सिन ऑलरेडी कमिट किया था, काफ़ी लोगों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया हुआ था। बदायूनी उनको ऐसा ही मानते थे, उनको लगता था कि ये क्या ही इंसान है, और उनके बारे में उन्होंने काफ़ी ख़राब लिखा। अकबर को ये कहीं भनक भी थी कि बदायूनी जो है मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो उनके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट करने का फारसी में। उन्होंने जानबूझकर इसका एक पोर्शन ऑफ ट्रांसलेशन बदायूनी को दिया और उनसे कहा कि ये ट्रांसलेट करो। और मुंतखबुत तवारिख में वो लिखते हैं कि आई कांट बिलीव उन्होंने मुझे ये बात दे दी, उनको पता है मैं कितना अच्छा मुसलमान हूँ, मैं कैसे हिंदू की स्क्रिप्चर्स पढ़ सकता हूँ, मेरी इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, नौकरी कर रहे थे। हाँ, और उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने लिखा ना, उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट अकबर को पढ़ाया तो अकबर ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा शलगम खोर, नकले कुफ्र कुफ्र नीस्त। शलगम खोर उनकी एक अपनी गाली थी, मतलब जो टर्निप ईटर, जो शलगम खाता हो। पता नहीं शलगम से क्या प्रॉब्लम, शलगम खोर। और उन्होंने बदायूनी को ये बोला कि आप अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ ट्रांसलेट कीजिए, आप अपना दिमाग उसमें मत लगाइए, डोंट ऐड टू द टेक्स्ट, जो कि बदायूनी ने किया, जो कर रहे थे कि हाँ भाई ये 3 लाइनें ट्रांसलेट कर दी, बट इस्लाम में तो ऐसा हम नहीं मानते हैं, पर आप ये नहीं लिख सकते ना, दिस इज इममटीरियल। और उन्होंने कहा नकले कुफ्र कुफ्र नीस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कुफ्र की नकल कर रहे हैं, अगर आपको लगता भी है कि किताब में कुफ्र लिखा है, अगर आप उसकी नकल कर रहे हैं तो वो कुफ्र नहीं है, नकले कुफ्र कुफ्र नीस्त, राइट। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने उसमें लिखी। और हमारा वी आर वेरी लकी, और ये वाकया खुद बदायूनी ने लिखा, खुद बदायूनी। वी आर वेरी लकी कि मुंतखबुत तवारिख जैसे हमारे पास एक सोर्स है, बिकॉज वो अकबर का एक डिफरेंट साइड बताती है। क्योंकि मान लिया कोई गाली दे रहा हो अगर, तो इसके हिसाब से तो नहीं चल रहा, कम से कम चलो 4 बात फालतू भी कहीं होंगी। और उन्होंने उससे उनको उस काम से हटा लिया था। क्लियरली अकबर को लगा कि ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। तो बट बदायूनी ने उनका लास्ट तक बहुत विरोध किया और उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ, तो सीक्रेट बुक ऑब्वियसली अकबर को पता लग जाता तो बदायूनी तो बाद में सामने आए थे। हाँ। अच्छा, तो अकबर के मामले में तो ये हो गए जी। और 2-4 का नाम आप लेना चाहें, लोग फिर उन्हें शौक से पढ़ें कि चलो ये तो फ्रीलांसर्स ने लिखी है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है काफ़ी सारे ट्रैवलॉग्स बहुत फ्रीलांसर्स ने लिखे हैं। इब्न बतूता फॉर एग्जांपल, मोहम्मद तुगलक के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। बर्नियर हैं, डुआर्ट बारबोसा, साउथ का लोग जो पूछते हैं, पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। टेवर्नियर ताज का जिक्र भी किया। जी बिल्कुल, डुआर्ट बारबोसा और टेवर्नियर दोनों ने बाय द वे सती के बड़े सारे इंस्टेंसेस के बारे में बताया है। तो और बहुत इंटरेस्टिंग सती, मुझे तो कभी कभी डुआर्ट बारबोसा पे शक होता है। उन्होंने कहा मैंने एक सती देखी जहाँ 500 रानियाँ का सती हो रही थी, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उन्होंने कह दिया है तो ठीक है, उसको एक फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगा, बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उनके हिसाब से कोई मालाबार के कोई राजा थे,
वो कर रहे थे, उनकी 500 रानियों ने सती की। तो ये सारे ट्रैवलर्स के अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शनल अकाउंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शनल अकाउंट्स कई बार कोर्ट अकाउंट्स से मेल नहीं खाते हैं। कि मान लो जैसे कि आपने कोई मॉन्यूमेंट बनवाई, आपने लिखा कि हाँ भाई हमने इस समय में ये मॉन्यूमेंट बनवाई, और उसके बाद आपने किताब में उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मांडू में मांडू की जो बहुत इम्पोर्टेंट किताब है मासिर महमूद शाही करके, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट, मेरी PhD के लिए सोर्स थी वो महमूद खलजी के लिए लिखी गई है। शहाबुद्दीन हकीम करके एक इंसान उन्होंने लिखी है। उन्होंने सिर्फ वहाँ पर एक हॉस्पिटल, काफ़ी सारी मॉन्यूमेंट्स का जिक्र किया, उन्होंने एक हॉस्पिटल का भी जिक्र किया। अब वहाँ पर अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको आसानी से वो हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है जो कहती है हॉस्पिटल। बट मैंने जो पेपर लिखा था उसमें मैंने असर्शन की है कि एक मॉन्यूमेंट वहाँ है जो डिस्क्रिप्शन को मैच करती है, जो उसकी लोकेशन को मैच करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट हिस्टोरियंस भी आपको वो एविडेंस दे सकते हैं जो इंस्क्रिप्शन में ना हो, और कई बार इंस्क्रिप्शन आपको वो एविडेंस दे सकते, जैसे कि नीलकंठ वहाँ पर पैलेस था अकबर का, हमें पुख्ता तौर पे इसलिए पता है क्योंकि वहाँ एक इंस्क्रिप्शन है अकबर की। अच्छा, राइट, तो वो एक और क्लियर हो जाता है कि हाँ ये उन्होंने लिखा ही लिखा है। वहाँ पर एक बहुत, कुतुब मीनार से भी कहते हैं बड़ी थी मॉन्यूमेंट जो महमूद खलजी ने बनवाई थी। अब उसमें उसके बारे में बहुत बड़ा लिखा गया मासिर महमूद शाही में, बट उसमें उन्होंने बताया कि वो मॉन्यूमेंट गिर गई थी थोड़े दिनों बाद ही, क्योंकि वो इतनी बड़ी बनी थी कि वो इवेंचुअली तो वैसे कुतुब मीनार भी मेरा ख्याल है अब तो 5 मंजिल है, उससे ज़्यादा थी। 5 मंजिल ही, शुरू में 2 मंजिल थी जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, फिर इल्तुतमिश ने 2 मंजिल ऐड की, फिर उसके बाद फिरोज़ तुगलक के समय में इस पर बिजली गिर गई थी, तो वो उसका रिपेयर कराने के साथ साथ उन्होंने एक मार्बल बालकनी भी उसमें डलवाई थी। फिर बहुत कम लोगों को पता है इसकी 6th स्टोरी ऐड हुई थी रॉबर्ट स्मिथ द्वारा, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। उनको बहुत मेरी तरह ही बड़ा प्यार था कुतुब मीनार से, बट उनको कुछ ज़्यादा ही प्यार था। उन्होंने कहा मैं इसमें अपनी स्टोरी ऐड करूँगा, और वो अंग्रेज़ ऑफिसर्स ने देखी और उन्होंने कहा ये इतना भद्दा एडिशन लग रहा है, प्लीज़ इसको हटा दें। तो वो अब वहाँ पर पड़ी हुई है स्मिथ्स फॉली करके, अभी भी बहुत कम लोगों को पता होगा ये, वहाँ पर उसके बगल में ही रखा हुआ है उन्होंने, ताकि लोगों को पता लग सके कि अंग्रेज़ों ने क्या रायता फैलाया है। तो वो स्मिथ्स फॉली करके वहाँ पर उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो ऐसे ये आइडिया ज़रूर है कि सिर्फ आप कोर्ट हिस्टोरियन को मत पढ़ें, कोई भी सिर्फ कोर्ट हिस्टोरियन को नहीं पढ़ता, मॉन्यूमेंट से, इंस्क्रिप्शन से, ट्रैवलॉग से, ऑल्टरनेट सोर्सेज। हाँ, तो मेरा कोई ये भी ना माने कि जो अकादमिक लोग हैं वो सिर्फ दरबारी इतिहासकारों के आधार पर ही कुछ कह रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि ये लोग पेरोल पर थे और इनकी कॉपियां चेक होती थी। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब तो है ही कि वो भी इधर उधर से जहाँ से हो सकता है, जितना संभव हो सकता है उतने सबूत जुटा के फिर कुछ बात निष्कर्ष के तौर पे कहते हैं। जी, और सिर्फ दरबारी नहीं, मुझे लगता है अगर आप एक इंस्क्रिप्शन को भी देख रहे होंगे, बहुत ज़रूरी है कि इंस्क्रिप्शन किसने लिखी, किसने लिखवाई। अगर आप किसी ट्रैवलॉग को भी देख रहे हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हुआनसांग यहाँ आए, फाहियान यहाँ आए, उनको यहाँ की भाषा नहीं पता थी, उनको जो समझ आया उन्होंने लिख दिया। अब उन्होंने बोला कि अशोक ने यहाँ लिखा है किसी इंस्क्रिप्शन पे कि उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए हैं। कौन सी इंस्क्रिप्शन है अभी आज तक नहीं मिली है, वो उन्हें किसी ने कह दिया, उन्होंने लिख दिया। हाँ, उन्होंने ऐसा बहुत हुआ है। एग्जैक्टली, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार के लिए हो जाता है कि क्या जो ये लिख रहा है उसको ये समझ है भी। और एक और चीज़ है, जैसे अभी जो हमारी बातचीत में जिक्र आया जिन व्यापारियों का या यात्रियों का, ये तो है ही, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसे गूगल पर जाकर रैंडम लिखा और मुझे वो किसी न किसी आर्काइव में मिल गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस वक्त लिखा है, आए हैं, मगर उतने मशहूर नहीं है, उतने चर्चित नहीं है जी। और उन्होंने बहुत कमाल की जगहों पर, मतलब जो ऐसी छोटी जगह थी जो आज के दौर में छोटी लग रही है हमें, जैसे मान लीजिए एक वक्त पर कन्नौज बहुत बड़ी जगह थी, जी जी जी, तो कभी कहीं गए तो वहाँ की बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। पूरा बताया कि मैं सराय में रुका, मैंने तांगे वाले को इतने पैसे दिए, ये पूरा है। लेकिन वो मतलब मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री में या फिर पॉपुलर हिस्ट्री में भी वो उतना नहीं आ पाए, तो हमें उनका पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत ऐसी सोर्सेज होंगी। आज हम शायद सिर्फ 10 to 20% ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज ही खोल पाए हैं अपनी कंट्री की। बहुत ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज अभी। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा है सच में? बिल्कुल है, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमारी कंट्री में हिस्टोरिकल रिसर्च में इतनी फंडिंग है नहीं
कि मैं जाके कि सारी लाइब्रेरीज को अच्छे से खोल सकूं। ग्रांट्स अगर आते भी हैं तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आते हैं। तो एक तो ये सबसे और बहुत कम लोग हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। पहले तो सबसे कम लोग हिस्ट्री लेते हैं क्योंकि उस पर जॉब के आयाम नहीं है, और फिर उससे भी कम लोग हिस्ट्री में रिसर्च में जाते हैं, पीएचडी करते हैं। जैसा दौर चल रहा है अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ने और समझाने वालों की दुकान चलेगी अच्छी, होपफुली चलनी चाहिए। और बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इतिहास पे शोध करने वालों की दुकान ज़रूर चलनी चाहिए। लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वो इतिहास पे शोध करें। इस मामले में तो सबकी शिकायत है कि हमारे देश में रिसर्च के लिए तो फंडिंग नहीं है जी, किसी भी फील्ड में उतनी अच्छी नहीं है कि कोई कह दे कि साहब बहुत मिल रही है। गयासुद्दीन उस्मानी ने पूछा है, शेर शाह सूरी की जौनपुर यूनिवर्सिटी कैसे खत्म हो गई? ये जो आइडिया है कि शेरशाह की बहुत बड़ी कोई जौनपुर यूनिवर्सिटी मोस्टली लेजेंड है। उनके बहुत एक ताबड़तोड़ इतिहासकार रहे अब्बास खान शेरवानी, तारीख़ शेरशाही लिखी थी उन्होंने। उसमें कोई ऐसा कोई बड़ा जिक्र नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है। बट शेरशाह अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रूलर थे। मेरे मोस्ट फेवरेट रूलर, अगर मैं अपना एकेडमिक कैप हटा दूँ, सिर्फ एक हिस्टोरियन हिस्ट्री इंथुजियास्ट के हिसाब से देखूँ, तो मुझे शेरशाह सूरी बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग लगते थे। आई थिंक एट द एज ऑफ 50 वो इंडिया में सबसे बड़े वॉरलॉर्ड थे। इनफैक्ट एवरीबडी वांटेड टू वर्क फॉर हिम। लोग मांडू की सल्तनत को छोड़ छोड़ के शेरशाह के यहाँ काम करने जाते थे, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था कि हर महीने लोगों को सैलरी मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया से वो अपनी सड़क बनाओ, सराय बनाओ, एग्जैक्टली प्याऊ बनाओ। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे एक छोटा सा सासाराम का उनका वो था, और उससे फिर उन्होंने पूरे इंडिया पे, और वो भी मुगल्स को आउस्ट करके हुमायूं को बाहर जाना पड़ा, और 10 साल तक उन्होंने जब तक रेन की आने नहीं दिया। इस्लाम शाह आए तो फिर हुमायूं ने उनको डिफीट किया, उनके जो बेटे थे, तो तब तक उन्होंने उनको डिफीट नहीं किया। तो आई थिंक शेरशाह अपने आप में ही बहुत ही तगड़े कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री में। बिल्कुल। एसके हैं, कई सवाल हैं लेकिन अच्छे हैं। क्या अकबर का नज़रिया वाकई धर्मनिरपेक्ष था? ये तो खैर अब कोई क्या बताए, पर फतेहपुर सीकरी को अचानक क्यों छोड़ा गया? अकबर का सपनों का महल इबादत खाना क्यों बंद कर दिया गया? क्या अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कोई गुप्त संवाद हुआ था? ये आपको एक दो बारी शायद रिपीट करने पड़ेंगे, जो मुझे लेकिन एक दो जो रिकलेक्ट हो गया वो सबसे पहले, क्या अकबर वाकई धर्मनिरपेक्ष थे? मुझे लगता है ये जो आइडिया है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, ये आइडिया थोड़ा मॉडर्न आइडिया, सेक्युलरिज्म का। क्या अकबर कॉस्मोपॉलिटन थे? हाँ, 100%। अकबर बहुत जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे रिलीजन्स में, इसीलिए उन्होंने इबादत खाना की डिबेट्स, वो उनका दिखता है। उनकी जो थियोलॉजी की आइडिया भी, हाथर अली वगैरह ने बहुत अच्छे पेपर्स लिखे हैं इस पर, आप अकबरनामा में अगर पढ़ें तो वो बोलते भी हैं कि जैसे उनके बड़े इंटरेस्टिंग आइडिया, जैसे कि अक्ल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तकलीद से। तकलीद इज़ ट्रेडिशन। वो कहते हैं कि जितने भी लोग आज तक बड़े बने हैं, वो मोहम्मद का एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने क्वेश्चन करके आगे बने हैं, वो ट्रेडिशन फॉलो करके आगे नहीं बने। मोहम्मद ने भी क्वेश्चन किया कि नहीं, हम क्यों नहीं तो फिर कभी इस्लाम नहीं होता। एग्जैक्टली हम क्यों मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, हम एक को मानना चाहिए। तो वो उनकी क्वेश्चनिंग थी, वो उसको उस वक्त के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी विचार था, बहुत क्रांतिकारी। वो आई थिंक अपने आप में ही वाज वेरी अवांटगार्ड, अपने समय से बहुत आगे की सोच थी उनकी इस हिसाब से। तो अकबर धर्मनिरपेक्ष होना हो, कॉस्मोपॉलिटन जरूर थे, उनका बहुत इंटरेस्ट था रिलीजन में। दीन इलाही का प्रयोग आप, हाँ, पर उन्होंने कोई अपना रिलीजन नहीं दिया। ये बहुत बड़ी एक वो उस पर भी वीडियो मैं लाऊंगी। दीन इलाही जो टर्म यूज़ हुआ है अकबरनामा में, वो सिर्फ मोनोथीज़म के लिए यूज़ हुआ है, डिवाइन मोनोथीज़म। वो अकबर ने प्रैक्टिस किया? बिल्कुल नहीं। अकबर सिर्फ झरोखा दर्शन करते थे। उनका एक आइडिया था कि वहाँ पर जो लोग आएँ उनको देखें, उनका जो भी आइडिया और रिलीजियस नॉलेज थी वो बहुत ही सिलेक्ट लोगों को बताते थे। अकबरनामा में उनको कहा गया है इरादत गुज़ीनान, मतलब जिन्होंने इरादा बताया हो कि हम अकबर से नॉलेज लेना चाहते हैं। तो ऐसे तोदरमल थे इरादत गुज़ीनान, तो उनको मिलता था। तो अकबर कोई ऐसे बहुत बड़े अपने आप को वो नहीं मानते थे। वो ज़रूर ये मानते थे कि वो मेहदी हैं। उनको लगता था, उनके समय में एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल मूवमेंट रही है इस्लाम में, कि इस्लाम पहले था कि इस्लाम के 100 साल के बाद एक प्रॉफिट आएंगे, जो क्योंकि क़यामत का दिन इस्लाम के 100 साल के बाद आएगा। फिर उसके बाद ये था कि 1000 साल के बाद आएगा। तो जब अकबर थे तो उनके समय में टाइम चल रहा था 990 हिजरी एरा।
तो सबको ये था कि अब वो प्रॉफिट आएगा। अकबर को लगता था मैं ही हूँ हाँ। prophet। और उनके आसपास ऐसे कितने लोग थे, वो सर आप ही हैं प्रॉफिट। अबुल फजल तो थे ही। अब अगर अकबर नाम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा अबुल फजल तो बिल्कुल अब प्रॉपर एकदम उनको बहुत बड़ा मानते हैं। हाँ, तो जो शेरशाह सूरी के साथ जुड़ सकता है कि भाई खुदा जैसे ही हो गए साहब, तो ऐसे ही इनके साथ भी हो सकता है कि आप भी हो गए। एग्जैक्टली। अब उनकी पेंटिंग्स में भी देखिए 1580s ऑनवर्ड्स वो एकदम सफ़ेद पहने हुए कि जैसे वो संत हैं। बिल्कुल। तो उनका एक वो बहुत आइडिया है, अकबर के दिमाग में ज़रूर था कि वो मेहदी हैं। शायद इसीलिए ये मिथ भी पॉपुलराइज किया गया कि अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता, क्योंकि मोहम्मद को भी पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसा लेजेंड था। अच्छा, ऐसे समानता है निकाली हाँ, गई। समानता उनको बिल्कुल लिखना। उनका एक मैं समय ज़्यादा ले रही हूँ बट मुझे बहुत पसंद है उनका। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ब्रज भाषा में एक कपलेट लिखी थी। प्रीथल सु मजलिस कई तानसेन सु राग, हसबो रंबो बोलबो गया वीर वर्षा, विच मीन्स प्रीथल उनके टाइम में 9 रत्न में से एक थे पृथ्वीराज करके। उन्होंने कृष्ण रुक्मणी रिबेली करके एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी थी। तो प्रीथल सु मजलिस, प्रीथल के साथ मेरी मजलिस लगती थी, उनके जाने से वो चली गई। तानसेन सु राग, तानसेन के जाने से मेरा राग चला गया। हसबो रंबो बोलबो गया वीर वर्षा, वीरवर इज बीरबल। तो बीरबल के साथ मेरा हंसना रमना और बोलना था, वो चला। तो ही इज बेसिकली लमेंटिंग द लॉस ऑफ हिज 3 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली अकबर ने लिखी, जो सोरठा बोलते हैं इसको, 4 लाइन का होता है। तो अकबर क्लियरली उनको पढ़ना लिखना ज़रूर आता होगा, क्यों नहीं आता होगा। उनका आधे से ज़्यादा समय जब शेरशाह ने निकाल दिया था हुमायूं को, तो उनकी ननिहाल में गुजरा है। उनके मदर के जो फैमिली थी वहाँ पर ईरान में, तो वहाँ तो बहुत अच्छी एजुकेशन, बगदाद की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। अच्छा, और जब बड़े हो रहे थे तब राणा छत्रसाल के यहाँ थे, अमरकोट। हाँ, क्यों नहीं उनको वहाँ भी पढ़ाई लिखाई। हाँ, मतलब ऐसे कोई भागदौड़ नहीं थी और करना ही क्या था। और एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते भी थे, स्पेशली कि अगर कल कोई किंग बनेंगे तो एजुकेटेड होना। और वो भी हुमायूं जो खुद पढ़ते थे इतना। एग्जैक्टली। अब एक लाइब्रेरी साथ लेके चलते थे। एग्जैक्टली। और अकबर खुद भी बड़े इंटरेस्टेड रहते थे पढ़ाइयों में। कितनी की तर्जुमा कराया है उन्होंने, कितनी चीज़ें लिखी हैं। तो उनके चाहने वालों ने ये एक व्हाट्सएप फैलाया। हाँ, ये व्हाट्सएप फैलाया। एग्जैक्टली। फतेहपुर सीकरी अचानक क्यों छोड़नी पड़ी? पानी की कमी थी? बिल्कुल, पानी की कमी शुरू से ही थी। फतेहपुर सीकरी बनी इसीलिए थी क्योंकि वहाँ शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती से वास्ता इसलिए बड़ा क्योंकि उनके पास गए कि हमारा एक लड़का नहीं हो रहा, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा हेयर टू द थ्रोन नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपेरेंटली बोला कि बाय द एंड ऑफ द ईयर मरियम उज़ ज़मानी का जिनको टाइटल मिला था, वो रानी आपकी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो वो हो गया। तो उनको लगा कि अरे इनके पास तो सीरियसली बरकत है। और उन्होंने अपनी पूरी कैपिटल वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश की। इसीलिए जहांगीर का नाम सलीम था, सलीम चिश्ती पे रखा गया, और उनका निकनेम शेखू था, वो भी शेख सलीम चिश्ती पे। तो ये आइडिया इसीलिए आया ताकि वो सलीम चिश्ती के करीब हो सके। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का अगर आप पूरी बनावट देखें, अकबरनामा में अबुल फजल कहते हैं वो ऐसी बनाई गई है कि बंगाल और गुजरात जो सल्तनत के 2 एक्सट्रीम छोर हैं, उन दोनों के आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस को मिला के बनी। और तिमुरिद तो है ही, बुलंद दरवाज़ा इतना बड़ा उन्होंने बनाया, डोम इतना बड़ा। तो वो उनका उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल भी कोट एंड कोट अगर आप धर्मनिरपेक्ष कहना चाहे तो कह दें, बट कॉस्मोपॉलिटन है बड़ा। जैसे कि अकबर के रिलीजियस आइडियाज़ भी हैं, कहीं यहाँ से कुछ ले लिया, कहीं यहाँ से कुछ ले लिया। तो वैसे उनको गुजरात से जो बुर्जियाँ दिखती हैं राजपूत शैली की। हाँ, एग्जैक्टली। उसमें इस्लामिक साफ दिखाई देता है। मांडू की छतरियाँ हैं वहाँ पे, जैसे मांडू में छतरियाँ बनी हुई हैं, वहाँ भी उन्होंने बनाई हैं। तो ऐसे डिफरेंट तरीके के आर्किटेक्चर वो लेकर आए। तो फतेहपुर सीकरी उनको इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि एक तो इमीडिएटली उन्होंने नहीं छोड़ी थी, अचानक उनको लाहौर में जाकर रहना पड़ा था। वहाँ पर एक पेजेंट रिवोल्ट हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली लेड बाय अ पर्सन कॉल्ड अब्दुल्ला खां भट्टी, जिस पे लोड़ी बनाई जाती है, सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला। वो दुल्ला पट्टी इज दैट गाय। अरे पाकिस्तान में खूब आज भी नाम जी बिल्कुल। मैं पंजाबी, हम तो ये गाते हैं, खूब नाम लेते। तो अभी लोड़ी आने वाले 13 जनवरी को। तो वो उन्होंने बहुत बड़ा रिवोल्ट किया था कि ये जो मनसबदारी सिस्टम के तहत जो नया टैक्सेशन आपने लाया है, इससे फ्यूडल लॉर्ड्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उसके खिलाफ उन्होंने, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। तो वो काफ़ी समय वहाँ रहे, फिर उनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद जहांगीर भी लाहौर रहे क्योंकि कांधार उनसे लिया जा रहा था।
तो कांधार पे कंट्रोल करने के लिए। तो फतेहपुर सीकरी काफ़ी समय से निगलेक्टेड रही। वैसे तो उसमें अगर आप उसका मैप देखेंगे कई सारी बावलियाँ हैं, कई सारे टैंक्स हैं, तो पानी की कमी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिच एरिया की कैपिटल है, मुगल्स की कैपिटल है, वो छोटी मोटी नहीं है, पानी कहीं से भी करके आ जाएगा, पहुंचा ही लेते हैं। एग्जैक्टली। बट क्योंकि वो निगलेक्टेड रही इतने समय में, तो इवेंचुअली उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी बाउलीज ड्राई अप हो गई, टैंक्स ड्राई अप हो गए। तो फिर एंड देन शाहजहां ऑल्सो वांटेड कि पहले के रूलर्स जो यहाँ पे दिल्ली में हैं, दिल्ली की एक पॉलिटिकल लेगेसी है, मैं उस पर अपना फिर बिल्ड पूरी तरह से आगरा और यहाँ से शिफ्ट होकर दिल्ली ही आ गए। बिल्कुल दिल्ली शाहजहां के जी वक्त जी में। जी बिल्कुल। सौरभ पूछते हैं तैमूर लंग यूं तुरत फुरत क्यों लौट गया? तैमूर लंग यहाँ पर वो करने आए ही नहीं थे, वो यहाँ पर सिर्फ दौलत हथियाने लौट नहीं आए थे। वो उनका आइडिया यही था कि मैं सैक करूँगा दिल्ली, पैसे कमाऊँगा और चला जाऊँगा वापस। उनको पैसे की ज़रूरत थी, उन्होंने बहुत जगह ऐसा किया है, लाइब्रेरीज लूटी हैं बहुत जगह उन्होंने, बाय द वे लाइब्रेरी लूटना बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मुस्लिम बहुत करते थे, मुस्लिम रूलर्स, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज कंसिडर बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस्लामिक रूलर्स में। तो लाइब्रेरी लूटना, हाँ, किताबें लूट लेना, या जलाना? जलाना मैंने जलाने का इतना नहीं सुना जितना लूटने का सुना है। किताबें अपने साथ ले जाओ, ऐसा? बिल्कुल, हाँ, अपनी लाइब्रेरी बनाओ। कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बहुत अच्छा माना जाता था कि एक रूलर को, फॉर अ गुड इस्लामिक रूलर, ही मस्ट बी सीन एज ए नॉलेजेबल रूलर, कि उसके पास बहुत नॉलेज हो, उसकी एक बड़ी सी लाइब्रेरी हो, उसके पास खूब सारी किताबें हों। फिरदौसी के शाहनामा में बहुत सारे रूलर्स, जो मिथिकल रूलर्स है, पर्शियन रूलर्स, उनका भी यही आइडिया। अब तो पढ़ते नहीं नेता वेता ज़्यादा। तो बट ये आइडिया बहुत है, वो पढ़े ना पढ़े वो वैसे मुझे याद है यूएस में ऐसा होता है, आज भी जो पुराने प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं उनके नाम पर लाइब्रेरी बनाना, बिल्कुल वो अपने जीते जी चाहते हैं ऐसा हो जाए। लाइब्रेरी होना बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है वहाँ अभी भी। जी, आपके नाम पर जी स्मारक और मूर्तियाँ नहीं बनवाते हो। तो ये तो है कि तैमूर लंग यहाँ कभी बसने आए ही नहीं थे, वो इसलिए चलेगा। हाँ। तो शक्ति का सवाल है कि अकबर का दीन इलाही क्या अशोक के धम्म का मध्यकालीन संस्करण था या दोनों अलग थे? और ऐसा सोचने के पीछे ये वजह है उनकी कि उनका ये कहना है कि जैसे अशोक ने कलिंग का विनाश किया जी और फिर धम्म आया, जी, ऐसी अकबर ने सब कुछ जीत लिया और वो सब शांति हो गई साम्राज्य में, और फिर दीन इलाही दिखाई देता है। जी। दीन इलाही पहले तो सबसे पहले अकबर का रिलीजन नहीं था, मैं बता दिया भी आपने। बता दिया है। अकबर क्यों इक्लेक्टिक थे वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनको मेहदी बनने का शौक़ था, तो उनको एक अपने आइडिया रखना बहुत इंपॉर्टेंट था रिलीजन पे, उनके रिलीजन के अपने आइडियाज़ थे। दूसरा एक ये है कि आई थिंक उनकी पर्सनालिटी बहुत एक्लेक्टिक थी, चाहे वो फिर आर्किटेक्चर हो, रिलीजन हो, पॉलिसीज़ हो, सुलेकुल की जो उनकी पॉलिसी थी, तो वो अपनी पॉलिसीज़ ही बड़ी अलग अलग। जो सुले कुल की पॉलिसी है वो इब्न अल अरबी के मोहब्बत कुल के कॉन्सेप्ट से आती है। वो एक अरबी फ़िलासफ़र थे इब्न अल अरबी, और मोहब्बत कुल मीन्स टोटल लव। तो वही आइडिया सिमिलर है कि आप सबको प्यार की नज़र से देखें। प्यार यहाँ रोमांटिक लव की बात नहीं है, बट एक अफेक्शनेट नज़र से देखें, तो आपको सब ऐसा ही दिखेगा। और ये आइडिया भी ये है कि जो सूफ़ी आइडिया है वहदतुल वजूद का, कि एग्जिस्टेंस और क्रिएटर दोनों एक तार से जुड़े हुए, एक ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं। तो वो जो आइडिया है यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का, वो मोहब्बत कुल में भी है। तो वो किससे जुड़े हैं? वो मोहब्बत के तार से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए टोटल लव इज मेक्स सेंस, बिकॉज क्रिएटर और एग्जिस्टेंस भी उसी से जुड़े हुए हैं, तो पूरी एग्जिस्टेंस मोहब्बत। तो ये एक फिलोसफिकल डॉक्ट्रीन था उनका, तो उससे सुले कुल का आइडिया आया है। उसके बाद फ़रे इज़्ज़दी का कॉन्सेप्ट जो उनका था, कि वो मंगोल कॉन्सेप्ट, टर्को मंगोल कॉन्सेप्ट है कि फ़रे इज़्ज़दी मीन्स डिवाइन लाइट। तो जो डिवाइन लाइट है उसका ट्रांसमिशन अल्लाह से डिवाइन रूलर को होगा। सबसे पहले अकबर को आएगा, बीच में ऑफ कोर्स मोहम्मद है, तो मोहम्मद से फिर उनको आएगा और उनसे फिर लोगों को आएगा। तो वो डिवाइन लाइट कैसे दिखेगी? झरोका दर्शन से। उनसे पहले हुमायूं भी ये कर चुके थे, उसको कहते हैं जलवा ए कुद्स, डिवाइन स्प्लेंडर। तो वो अपनी शक्ल दिखाएंगे, आप काफ़ी समय तक देखोगे। लोगों को ऐसा लगता था अकबर के समय में कि अगर मेरा बच्चा बीमार है तो मैं अगर उसको बादशाह की शक्ल दिखा दूंगी झरोका दर्शन में ठीक हो जाए। अब एज विद एवरी फेथ हीलिंग यही होता है कि अगर 2 बच्चे ठीक हो गए होंगे उस समय में, तो बाकी को लगा अरे हमारे भी हो जाएंगे। 4 बच्चे चाहे नहीं भी ठीक हुए हों, उनका क्या हुआ नहीं पता, वो माना नहीं जाएगा। तो ये अकबर अपने आप में बड़े एक्लेक्टिक थे। वो उनका एक अपना पर्सनालिटी भी है कि उन्होंने क्यों ये रिलीजियस एक्सपेरिमेंट्स की। बट
उन्होंने कोई रिलीजन दिया नहीं, और उनका जो रिलीजियस नॉलेज भी थी वो बहुत कम लोगों को मिलता था, क्योंकि वो अब उनका आइडिया था कि मैं मेहदी हूँ तो मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लोगों को बताऊंगा जो इसको जान सकें, या जो इनके पास जो डिजर्व करते हैं, जिनके पास समझने के मादा हो। वहाँ थोड़े कास्टीज भी हैं, क्योंकि सारे के सारे जो जिनको समझने का मादा था वो सब अपर क्लास अपने ही लोग थे, जो सामान्य थे, रिच है, अपने बड़े बड़े लोग। साउथ दिल्ली क्राउड। एक और प्रोफाइल है, बड़ा अच्छा नाम है, चिल गेट्स। उन्होंने पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी सच में इंडिया को बेनिफिट करने के लिए थी, या फिर वो अपने डेस्पोटिज्म और इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज को आगे बढ़ा रहे थे, और रिलीजन उसमें कितना बड़ा फैक्टर था? सबसे पहले तो ये आइडिया उस समय नहीं है कि इंडिया एक नेशन है, और मैं इंडिया के बेनिफिट के लिए करूं, ऐसा कौन सा रूलर है जिसने इंडिया बनने से पहले ये सोचा हो, मुझे नहीं पता। सब रूलर अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की जो सारी पॉलिसीज़ थी सिर्फ एक चीज़ के लिए गियर टूवर्ड्स थी, एक्सपेंशनिज्म। वो चाहते थे कि वो जितना एरिया अपने अंडर ला सके लाए। उन्होंने जो मार्केट कंट्रोल्स भी किए, प्राइसेस कंट्रोल किए, वो इसीलिए किए ताकि वो लो प्राइसेस रख सकें, उससे वेजेस कम आ जाएं, तो उनको सस्ते दाम पे एक बड़ी आर्मी मिल सके। दे डोंट हैव टू पे द सोल्जर मच। इसीलिए उन्होंने ये पूरा प्रयोजन किया, और उनके पास जब बड़ी आर्मी हो गई, देन उनके पास इतना मादा था, इतनी उनके पास हैसियत थी कि ना केवल वो बहुत एरियाज कैप्चर कर सके, ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सटेंट ऑफ इंडिया, अगर हम मालाबार को छोड़ दे वगैरह, और उन्होंने कम से कम भी 7 या 8 बार मंगोल इन्वेजन्स को भी रिपल्स किया। थ्रू आउट जो लास्ट डेकेड था 13th सेंचुरी का और फर्स्ट डेकेड था 14th सेंचुरी का, उसमें 7 या 8 बार मंगोल्स ट्राई टू कैप्चर एंड एंटर, बट सिरी जो उन्होंने बनवाई थी बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्ट्रेस थी, और उनकी अपनी प्लानिंग, और उससे ही मेड श्योर कि मंगोल्स कुड नॉट स्टेप इन। तो वो अगेन वो कोई उन्होंने इंडिया को बचाने के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने खुद को बचा रहे थे, इंडिया बच गया, अपने कॉन्क्वेस्ट को, अपने एरिया को बचाने के लिए किया। ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब स्टेट उस वक्त कहाँ, स्टेट वही था जो अलाउद्दीन खिलजी का स्टेट है। आखिरी सवाल वैभव दीक्षित का। 1 जनवरी को 1818 में हुए मराठा महायुद्ध के 206 साल पूरे हुए। ये जो जंग है राजनेताओं को बहुत आकर्षित करती है। कहीं कहीं ये दावा किया जाता है कि महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। तो पूछ रहे हैं, क्या आप इस विषय पर कुछ बता सकती हैं? मुझे लगता है कि एक इवेंट को देखने के पॉपुलर बड़े सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मैं एक इवेंट को एक इस तरीके से भी देख सकती हूँ कि हाँ, एक पर्टिकुलर राजा ने या एक डिनेस्टी ने दूसरी डिनेस्टी को हराया। मैं ऐसे भी देख सकती हूँ कि ये डिनेस्टी की ये क्लास थी और ये डिनेस्टी की क्लास थी, तो ये क्लास स्ट्रगल है। मैं ऐसे भी देख सकती हूँ कि ये कास्ट थी तो ये रिलीजियस है। तो बहुत तरीके से हो सकता है। तो अगर आप इसको इस नज़र से देखना चाहते हैं कि इट वाज द डिफीट ऑफ द ब्राह्मण्स, तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हाँ, सिर्फ एक फ्यूडल लॉर्ड के तरीके से कि वो उनका वो ओवरलॉर्ड थे और उसको डिफीट हुआ, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से, क्लासिस्ट तरीके से भी देखा जा सकता है, कास्टिस्ट तरीके से भी देखा जा सकता है। एविडेंस दोनों के लिए ही है हमारे पास, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आई थिंक पॉपुलर पर्सपेक्टिव में देखा जाना वो तो है, बट एज एन इवेंट वो हुआ, दैट इज़ 100% हिस्टोरिकल। रुचिका जी, ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हुआ, इसके लिए माफ़ी, लेकिन मज़ा बहुत आया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, और वेरी ग्लैड आपने बुलाया। नहीं, आपको तो बुलाना ही था, बहुत मुलतवी हो रहा था। थैंक यू। लेकिन आगे और बुलाएंगे जी, क्योंकि ज़रूर, बिल्कुल। ये आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप जो विवाद हैं उन्हें एड्रेस कर रही हैं। जी, है ना? बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा ख्याल है बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमने ले भी लिए। अक्सर ऐसा होता है, लंबा हो जाता पॉडकास्ट, सवाल ले नहीं पाते, बाद में लोग कहते हैं सवाल मंगा लेते हो, पूछते हो नहीं। इस बार हमने पूछ भी लिए। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और पढ़ाकू नितिन का ये जो एपिसोड है बहुत दिन बाद आया, इसलिए थोड़ा सा लंबा है, तो सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, और सुनने देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। कुछ सवाल अगर ऐसा है जो छूट गया है, कुछ ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, नंबर नहीं लगा,
तो पूछिएगा, लिखिएगा, हम नोट कर लेंगे। और वादा ये है कि कुछ दिनों बाद फिर आपको न्योता देंगे, बिल्कुल ज़रूर। और आप आइएगा और फिर उसके जवाब हम रुचिका से सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यूट्यूब पे अब बढ़ रहे हैं हम लोग, थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। सोचा नहीं था इतनी जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, पर अच्छा है, और बढ़ाइए नए साल में और कीर्तिमान स्थापित करें हम और आप मिलके। तो अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इस एपिसोड को सुनिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए।